गुड मॉर्निंग कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। और पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की। ऑलमोस्ट हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के आखिरी हिस्से में पहुंच चुके हैं। मतलब हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को देखा, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को देखा, हमने बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन को देखा, हमने एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट और देयर एलिमिनेशन को देखा, हमने देखा लोकोमोशन एंड मूवमेंट को देखा हमने। आज हम बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की, ठीक है ना। तो ये सबसे टफ चैप्टर में से एक है ना। जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी का पोर्शन है उसमें से सबसे टफ हिस्सा कौन सा है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें कुछ समझने का। अब देखो बेटा, ऐसा है, मैं बिल्कुल ईमानदारी से आपसे बात करूं, बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं कि इस क्रैश कोर्स के लेक्चर में इस चैप्टर को ढाल पाना जो है वो थोड़ा कठिन काम जरूर है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे रिलेवेंट पॉइंट जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है उनको हम निकाल लें, ठीक है। लेकिन आप मुझसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि रेगुलर क्लास में जैसे सर ब्रेन को बहुत डिटेल में जाके बतलाते हैं कि ब्रेन में ऐसा होता है, ये होता है, कार्पस क्लोसम इस तरह का, ठीक है, फिर ऐसे ट्रैक निकलता है, तमाम तरह की चीजें जो बतलाता हूं, वो उतना डिटेल में मैं यहां पर नहीं जा पाऊंगा। यहां पर मैं मेरा पूरा फोकस रहेगा टू दी एनसीईआरटी की ओर ही फोकस रहेगा कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और वो हमें कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है, उस पर फोकस रहेगा, ठीक है ना। मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको चैप्टर आसानी से समझ में आए, पर कुछ जगह पर आपको कुछ चीजें याद भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके लिए इतना वक्त नहीं है कि हम डिटेल में जाके उसको हम एक्सप्लोर कर सकें। जिन बच्चों को लगता है कि उनको बिल्कुल ही जीरो है इस चैप्टर में, तो बेटा प्लीज रेगुलर लेक्चर देखना मत भूलिए। उसमें एक एक हिस्सा बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया गया। उसमें मतलब एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए उसमें टाइम लिया गया। टाइम इज इंपॉर्टेंट। अभी हमारी रेस अगेंस्ट टाइम है, मतलब अभी हम समय के अगेंस्ट दौड़ रहे हैं, इसलिए हमको जो है वो फटाफट चीजों को कवर करना होता है। क्लियर? पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, ठीक है। बाद में ना बोलना कि गीतेंद्र सर गंदे 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 गंदे। कोशिश पूरी करूंगा भैया ईमानदारी से के, पर तुमको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की हम, है ना। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो एक वर्ड होता है होम्योस्टेसिस, ठीक है ना। मतलब कोशिकाएं अपनी समस्थिति को, या ऑर्गेनिज्म जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो एक समान या सम स्थिति में बनाए रखने की वो कोशिश करता है। गर्मी बहुत है भाई, एसी थोड़ा कर लगा, ठीक है। तो सम स्थिति में बनाए रखने की वो कोशिश करता है, ठीक है। और उसके लिए उसको अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करना पड़ता है कि बाहर के दुनिया में चल क्या रहा है। जब बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है ये मालूम चलेगा, तभी तो इंटरनल इन्वायरमेंट को वो सेट कर पाएगा कि भाई बाहर क्या चल रहा है, हमें बाहर से कौन सा केमिकल अंदर नहीं लेना चाहिए, क्या अंदर लेना चाहिए। ये सब कैसे पता चलेगा? जब सेल को सेंसेस होगा। याद रखिए, एक यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म भी चीजों को सेंस कर सकता है, यानी उसके पास भी उसका प्रोटोप्लाज्म जो है वो सेंस कर सकता है। अपने केमिकल, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करना जो होता है वो लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग बीइंग का, कि अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती है। जैसे जैसे जो है मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म का विकास होता है, बहुकोषी जीवों का विकास होता है, तो वहां पे सेल्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ता है कि सभी सेल मिलकर एक साथ काम करें। सभी सेल्स में, अब देखो बेटा, जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा में क्या होता है? सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहां पर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं है, हर सेल को अपना काम खुद ही करना है। लेकिन सिलेंट्रेटा में क्या होता है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। जब टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है तो टिश्यू की सेल्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बॉडी के डिफरेंट टिश्यू को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो पहली बार नर्व सेल का ओरिजिन, पहली बार तंत्रिका कोशिका का ओरिजिन जो है वो कहां होता है? वो सिलेंट्रेटा में होता है। यानी नर्व सेल जो है पहली बार सिलेंट्रेटा के अंदर बनती है। उसके बाद जब नर्व सेल बन गई तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इन सभी नर्व सेल का कंट्रोल कौन करेगा, यानी ये कंट्रोल कहां से होंगी, इसका कंट्रोलिंग सेंटर कहां पर होगा। तो देन बात आती है ब्रेन के बनने की, और ब्रेन का बनना कहलाता है सिफलाइजेशन कहलाता है। और बाइलेटरल सिमेट्री का संबंध है सिफलाइजेशन से। जहां तक रेडियल सिमेट्री है वहां पे ब्रेन नहीं हो सकता है, रेडियल सिमेट्री में ब्रेन नहीं होता है। लेकिन जब हम बाइलेटरल सिमेट्री की बात करते हैं उसमें हमको ब्रेन देखने मिलता है एक सिरे पर, एंटीरियर एंड जहां ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ब्रेन क्या होता है? ब्रेन जो है वो न्यूरॉन्स के मिलने पर गैंग्लियन बनता है, एक ग्रुप बनता है, कंट्रोलिंग सेंटर बनता है, दैट इज द ब्रेन, ठीक है। अब ये सब क्या है? एनिमल किंगडम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब हम कुछ कीवर्ड यहां पर समझते हैं इसके। होम्योस्टेसिस,
ठीक है, मतलब अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक समान बनाए रखने की कोशिश करना, इससे जो है सेल अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बनाए रखती है, उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में दो या दो से अधिक ऑर्गन आपस में इंटरेक्ट करते हैं और वो एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आप दौड़ते हैं, जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ते समय आपने डिसाइड किया कि मुझे दौड़ना है। अब दौड़ना है मतलब मसल्स को तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल्स को तेज तेज कॉन्ट्रैक्ट करना है मतलब यू नीड मोर एनर्जी, मतलब आपको ग्लूकोज का सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। आपके अधिक एनर्जी चाहिए तो आपको ऑक्सीजन का सप्लाई देना पड़ेगा, तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अधिक ऑक्सीजन चाहिए तो सांस लेने की दर बढ़ जाएगी, मतलब आपका लंग्स तेज तेज काम कर रहा है, आपका हार्ट तेज तेज काम कर रहा है, आपका ब्लड तेज तेज फ्लो कर रहा है, मतलब मल्टीपल ऑर्गन यहां पर इन्वॉल्व हो गए। ठीक है ना। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो है, यानी हमारी बॉडी में जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसमें दो प्रकार से काम होता है। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट से काम करते हैं, तेज तेज काम करते हैं। नर्वस सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट पे काम करते हैं, तेज तेज काम करते हैं। जबकि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं, उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन वो स्लो काम करते हैं। ब्लड के थ्रू जाती है इंफॉर्मेशन, यानी जो हार्मोन्स होते हैं ट्रेवल थ्रू दी ब्लड, जबकि जो नर्व इंपल्स होती है वो न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है, फास्ट काम करता है वो। ठीक है, चलिए, तो हमने कहा न्यूरल सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम सिंक्रोनाइज फैशन में मिलकर काम करते हैं। न्यूरल सिस्टम ऑर्गेनाइज नेटवर्क होता है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए। एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो केमिकल इंटीग्रेशन करता है, हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं। याद रखना, दी पार्ट ऑफ द ब्रेन जिसका संबंध एंडोक्राइन, जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है, यानी हम कहते हैं कि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, हार्मोनल बैलेंस जो है वो ब्रेन से भी कंट्रोल है, क्योंकि एक पार्ट ऐसा है हमारे ब्रेन का, हाइपोथैलेमस के, हाइपोथैलेमस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन, ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है? मास्टर ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में के, जो मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम न्यूरॉन्स पे कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। याद रखिए, वो नर्वस सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट है, जो क्रियाशील इकाई है, वो क्या है? वो है न्यूरॉन्स के। न्यूरॉन्स जो है वो हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। क्यों स्पेशलाइज्ड सेल है? क्योंकि इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स का कंडक्शन करना, इनका काम होता है स्टिमुलस को रिसीव करना। आप बोलोगे स्टिमुलस क्या होता है? अरे कोई भी केमिकल चेंज, कोई भी टेम्परेचर में आने वाला चेंज, ऐसा कोई भी प्रेशर में आने वाला चेंज, प्रेशर, टेम्परेचर, हीट की बात करें हम, ठीक है, टच करने की बात करें हम, केमिकल की बात करें, तो कोई भी परिवर्तन जो एनवायरनमेंट में आता है उसको यदि हम किसी सेल से सेंस कर पा रहे हैं, पता लगा पा रहे हैं, तो वो सेंस करने वाली सेल होती है न्यूरॉन्स। ठीक है ना। अब आप बोलते सर कैसे? देखो, तुमने परफ्यूम लगाया, मेरे को माइग्रेन है, जब तुम मुझसे मिलने आना फेलिसिटेशन सेरेमनी में, 2022 का फेलिसिटेशन सेरेमनी होगा, तुम मुझसे मिलने आओगे तो परफ्यूम लगाकर मत आना। ठीक है, अभी 2021 के सेरेमनी के बाद मालूम है सब लोगों से मैंने खूब फोटो खिंचाया, सबसे मिला मैं, लेकिन बाद में मेरे को 2 दिन तक, 1.5 दिन तक सिर दुखा मेरा, माइग्रेन गोली रख। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कौन परफ्यूम लगाया था, लेकिन मेरा सबसे आग्रह है कि भाई परफ्यूम अवॉइड करना है ना। ठीक है, पहले से बता दिया मैंने, ठीक है ना, है ना। तो मैं तुमको मना नहीं करूंगा, तो ऐसा सेल्फी भी खिंचाऊंगा, तुमसे बात भी करूंगा, तुमको सबसे अच्छे से इंटरेक्ट भी करूंगा, क्योंकि तब मैं माइग्रेन का बहाना नहीं, मतलब बहाना क्या बोलूं, सच्चाई है वो, लेकिन तो तुम मत, क्योंकि क्या है कि तुम लगाओगे परफ्यूम और वो परफ्यूम की खुशबू उड़ेगी, मतलब ओडोरिफेरस पार्टिकल उड़ेंगे। ओडोरिफेरस पार्टिकल क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। मेरी नाक में एक नजल इपिथेलियम है, वो केमिकल्स को ट्रैप करेगी और उसको सेंस करेगी, और वो ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम को बताएगी जाके कि भैया किसी ने परफ्यूम लगाया है, अब दुखो। कई लोग को परफ्यूम लगाने पे खुशी मिलती है, अपने को दुखो, अब दुखो, ब्रेन बोलता है दुखो, दुखने लगता है सिर। बहुत बुरा है, बहुत गंदा लगता है एक्चुअली, है ना। मेरे को खुद को जो है इस चीज से नफरत है मुझे कि ये माइग्रेन बहुत बुरी चीज है। ठीक है, एक जमाना था जब परफ्यूम का बड़ा शौक हुआ करता था हमको, है ना। एक जमाना अब है कि दूर दूर कोई परफ्यूम, ऑफिस में लिखा हुआ है परफ्यूम्स आर नॉट अलाउड। ठीक है ना, यदि आपने परफ्यूम्स डियो स्प्रे लगाया है तो उस दिन आपकी छुट्टी, है ना। क्या करें, मजबूरी है। खैर चलिए,
तो मेरा कहने का मतलब अभी चलो काम पे लौट के आप आते हैं, काम थोड़ी थोड़ी बातें करते रहेंगे, चैप्टर मतलब नहीं तो बहुत बोर लगेगा के। तो न्यूरॉन्स हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो अपने आसपास के स्टिमुलस को सेंस कर सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलस को सेंस कर सकती हैं, और वो उस स्टिमुलस को सेंस करती है, रिसीव करती है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट भी करती हैं। जो इनवर्टिब्रेट होते हैं उनमें सिंपल न्यूरल सिस्टम होता है, सिंपल नर्व नेट होता है। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा की बात करो, सिलेंटेटा की बात करो, सिंपल नर्व नेटवर्क देखने मिलेगा, सिंपल नर्व का नेटवर्क का जाल देखने मिलेगा आपको जो काम करेगा। उनमें कोई ब्रेन सेंट्रल कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग यूनिट उनमें नहीं होती है। न्यूरॉन्स का मैंने कहा आपसे इवोल्यूशन ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में मैंने बताया कि हाइड्रा में हुआ, और ब्रेन का फॉर्मेशन क्या हुआ वो हमको पहली बार कहां देखने मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री कहां देखने मिलती है, प्लेटीहेल्मिन्थस में देखने मिलती है हमको, ठीक है। सेफलाइजेशन की शुरुआत होती है वहां से। मनुष्य का जो नर्वस सिस्टम है, जो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है, उसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं बेटा। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कंट्रोल का सेंटर है, जहां से पूरा का पूरा नियंत्रण होता है, वो है हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। यानी जो हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम है वो है, उसको दो हिस्सों में बांटा बेटा हमने। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो डिसाइड करता है कि करना क्या है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज हैविंग द डिसीजन कैपेसिटी। और दूसरा होता है कंडक्शन वाला पार्ट, कि भैया ये स्टिमुलस आया था, ये ले लो, ठीक है, ये हमको मालूम चला, ये ले लो, ये हमको मालूम चला, ले लो, क्या करना है जाके बता दो, ठीक है। अरे जैसे कि घर में ये कौन है, घर में पापा बैठे अंदर, पापा है घर के मुखिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। गेट पर एक आदमी आया, घंटी बजी, एक आप दौड़ कर गए, टिंग टिंग टिंग, पूछा क्या, पापा के ऑफिस से आया हूं, मेरा नाम है सुरेश, एक चिट्ठी लेके आया हूं। आप दौड़ के अंदर गए, पापा सुरेश आया है, चिट्ठी लेके बता रहा है ऑफिस से आया है। पापा ने बोला जाओ उसको बोल दो कि पापा घर पर नहीं है। तो आप दौड़ के वापस गए, पापा बोल रहे हैं कि पापा घर पर नहीं है। तो सच्चाई तो ये है कि तुम जब दौड़ के अंदर आए, तुम थे आने वाला एफरेंट न्यूरॉन, जब तुम यहां वापस गए एग्जिट होने वाला इफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। कहने का मतलब तुम सूचना को लेके आए सेंसरी न्यूरॉन, तुम अपना काम किए मोटर न्यूरॉन। तो कहने का मतलब ये कि एक तो वो सिस्टम हो गया जो सूचना लेकर आता है, वापस देता है, लेकिन वो डिसीजन खुद नहीं लेता, डिसीजन कौन लेता है, पापा, ब्रेन, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि एक हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है बेटा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं, सारे के सारे न्यूरॉन्स जो कंडक्शन करते हैं, चाहे वो इफरेंट हो, एफरेंट न्यूरॉन हो, चाहे वो मोटर न्यूरॉन हो, चाहे जो है वो आपके सेंसरी न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन का मतलब है जो इंफॉर्मेशन को लेके आता है सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक, कि क्या चल रहा है बाहर की दुनिया में, सेंसरी न्यूरॉन बताएगा। ब्रेन बोलेगा इसके बदले करना क्या है, जो एक्ट करना है वो मोटर न्यूरॉन है। क्लियर, क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बोर है ना, लग रहा है बोर तुमको बहुत, कि मजा आ रही है, ठीक है। बताना जरूर, ठीक है ना, बताते हो तो अच्छा लगता सुन के। अभी जो है मैं देख रहा था अभी कि चिन्मय सर ने इतना लंबा पोस्ट डाला, तब कितना लंबा, मोबाइल से लंबा पोस्ट सर चिन्मय सर का, कि तुमका 3 घंटे का लेक्चर रहा होगा। तो किसी ने बोल दिया, ज्ञान दिया किसी ने, अरे भैया वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पूरा चैप्टर एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है समझाने के लिए। वो दुखी हो गए, वो चूंकि अभी क्या है, वो आप लोगों से वो उनको पता नहीं कि कितना मोटी चमड़ी करनी पड़ती है इन लोग के सामने पढ़ाने के पहले, कि 3 घंटे का भी लेक्चर ऐसे बोल दो कि हाँ आप देखो, है ना। आप बोलते रहेंगे पीछे से कि इतना लंबा कैसे करे, क्यों करे, नहीं पढ़ना, जा रहे छोड़ के। भैया तुम्हारे लिए, वो बेचारा बंदा सामने वाला खड़ा होकर 3 घंटे रिकॉर्ड किया, उसकी वैल्यू नहीं है। अपन 3 घंटे देख के पढ़ने घंटे, 1 घंटे में कुछ ऐसा बता दो। तुम देखना है अभी थोड़े दिन में यूट्यूब पे ना, अभी रील खूब, फेसबुक रील खूब चल रहा है, यूट्यूब शॉर्ट्स खूब चल रहा है, थोड़े दिन में ऐसा कोचिंग आएगा इंटरनेट पे, 1 मिनट में कोर्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन 1 मिनट, 59 सेकेंड में इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कैपेसिटेंस, वो भी बनने लगेगा, बन रहा होगा, बल्कि अपने को पता नहीं है, अपन दूसरी दुनिया में रहते हैं, बन रहा होगा। बच्चे बोलेंगे हमने, तूने कौन सा शॉर्ट ज्वाइन किया पढ़ने के लिए? मैंने वो वाला शॉर्ट ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया शॉर्ट है, मैं रोज 3 शॉर्ट देखता हूं, सुबह फिजिक्स के, 3 शॉर्ट केमिस्ट्री के, और फिर टाइम बचता है तो 3 शॉर्ट देखता हूं। कुल 9 मिनट पढ़ रहा है नालायक, और 9 मिनट में रिजल्ट चाहिए नीट का, ठीक है। तो खैर दुनिया भैया बदल रही है, डिजिटल मीडिया में कुछ भी हो सकता है ना। अभी लौट के आते अपने मुद्दे पे ना, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, साइट फॉर ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, पीएनएस सभी नर्व बॉडी का भी बताया मैंने आपको के जो नर्व फाइबर होते हैं दो तरह के होते हैं, आने वाला इंफॉर्मेशन को लेके आने वाला जो टिश्यू से लेके आता है सीएनएस तक एफरेंट फाइबर, और जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेके आता है पेरिफेरल टिश्यू तक ऑर्गन तक इफरेंट फाइबर। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो डिवीजन होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2022 कह रहा है मुझसे कि मैं आ सकता हूं, मेरे बारे में बतला दो। ठीक है, तो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो डिवीजन, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक के एक वो जिस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, एक वो जिस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं है, तुम इतने बड़े भुलक्कड़ों की चाबी भूल जाते हो। तुमको मम्मी ने बोला कि बेटा बाजार जाना और तो 2 किलो आलू ले आना और थोड़ा धनिया ले आना और 100 ग्राम मिर्ची हरी मिर्ची ले आना और 250 ग्राम अरबी ले आना, तुम अरबी भूल के आओगे, तुम वो वाले हो। तुमको मम्मी ने बोला कि ये सामान रख देना, कहां रखा है, मम्मी मैं भूल गई। तो कहीं तुम सांस लेना ना भूल जाओ, इंटेस्टाइन को चलाना ना भूल जाओ, तुम हार्ट को पंप करना ना भूल जाओ, तो तुम पर भरोसा ही नहीं किया गया। बिल्कुल भगवान ने कहा इन पे भरोसा नहीं करना, ऑटोनोम बनाओ, अपने आप काम करो भैया, इन पे से इसकी ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन लेना। मन की आज मैं बहुत दुखी हूं, मुझे नीट की तैयारी में बड़ा मन खराब हो रहा है, सांस रुक जा, हार्ट रुक जा, तो रोक लिया, सही में मर गया आदमी मजाक मजाक में। तो भरोसा इसलिए भैया वो भगवान ने सिस्टम ही नहीं डाला, उसने कहा बाई डिफॉल्ट हटा दो, मत डालो सिस्टम, भरोसा नहीं इनका। ठीक है, फिर क्या होता, ऐसे क्राइम होते, एक आदमी है बंदूक लेके आया, टिनिंग टिनिंग, क्या चाहिए भैया तुम्हें, चल सांस रोक, चल हार्ट रोक, नहीं तो गोली मार दूंगा, नहीं भैया रोक हार्ट, रोक लिया, खत्म। पोस्टमार्टम पुलिस बोलती कि कुछ नहीं, इसने हार्ट चलाना भूल गया अपना। ऐसे क्राइम हो रहे होते, तो भगवान ने कहा नहीं भैया डालो ही मत सिस्टम, ये वाला ऑटोमेटिक कर दो इसको, है ना, ऑटोमेटिक। ठीक है ना, समझ गए? तो कहने का मतलब ये, तो भावनाओं को समझो जरा चैप्टर में। ठीक है, तो मैंने कहा दो डिवीजन, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है ना, चलिए सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है ये क्या करता है, ये इंपल्सेस को रिले करता है सीएनएस से स्केलेटल मसल। तुम्हारी मर्जी पे चलेगा कि तुमने कहा हाथ हिलाना है, डांस करना है, ठीक है, ठीक है, जो भी तुम्हें करना वो तुम्हारी मर्जी पर चलेगा। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलता है भैया ये भी इंपल्स को ट्रांसमिट करता है सीएनएस से इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक, स्मूथ मसल तक, और ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है कि ये तुम्हारा ब्रेन ही कर रहा। ब्रेन में ऐसे एरिया बने, मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, पोन्स हो गया, जो कंट्रोल कर रहे हैं, रेस्पिरेशन का कंट्रोल कर, सब कंट्रोल कर रहे हैं वहां से, लेकिन वो आपकी मर्जी, आपकी इंफॉर्मेशन को, है आपके थॉट प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या, ठीक है, सिंपैथेटिक जनरली स्टिमुलेटिव टाइप का होता है, चीजों को बढ़ाने वाला होता है, पैरासिम्पैथेटिक थोड़ा शांत करने वाला होता है, सिंपैथेटिक थोड़ा सा उत्तेजना देने वाला होता है, पैरासिम्पैथेटिक शांत करने वाला होता है। ठीक है, फिर आता है विसरल नर्वस सिस्टम के, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा होता है जिसमें कि सभी नर्व, फाइबर, गैंग्लियन, गैंग्लियन होता है नर्व का नेटवर्क, नर्व का के फ्यूज होने पर एक नेटवर्क बनता है, एक जो है वो फ्यूज होने पर एक स्ट्रक्चर बनता है, उसे गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, प्लक्सस मतलब नर्व का एक पूरा जाल होता है, ये सब जो है वो सीएनएस से इंफॉर्मेशन लेके आता है विसरल ऑर्गन तक के, यानी आपके लीवर तक, आपके पेंक्रियास तक, आपके इंटेस्टाइन तक, जितने बॉडी में विसरल ऑर्गन है, आपके यूरिनरी ब्लैडर तक, जितने भी विसरल ऑर्गन है वहां तक इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाला जो सिस्टम पूरा बना नर्व का, उसे विसरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन जो होते हैं वो एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं। अब याद रखो न्यूरॉन के 3 पार्ट हैं। न्यूरॉन भी क्या होता है, हर एक न्यूरॉन के पास में क्या चीजें होना चाहिए, एक न्यूरॉन के पास होना चाहिए इंफॉर्मेशन को लेने का सिस्टम, क्योंकि न्यूरॉन क्या कर रहा है, न्यूरॉन स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है, परसीव कर रहा है, तो न्यूरॉन के पास में स्टिमुलस को लेने का सिस्टम होना चाहिए। तो मतलब एक होना चाहिए इनपुट पॉइंट, और एक होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन लेके क्या डिसाइड करना क्या है, डिसीजन मेकिंग हिस्सा, और एक होना चाहिए कि भाई आप एक काम करो, बता दो जाके ये करना है, बाहर सूचना भेजने का। मतलब कॉमन सेंस की बात है, न्यूरॉन में एक तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने का हिस्सा चाहिए डेंड्रॉइड, एक डिसीजन लेने का हिस्सा चाहिए उसका, उसकी मेन बॉडी सेल बॉडी, और एक चाहिए सूचना को डिसाइड करके आगे भेजने के लिए एक्सॉन, एक्सॉन सूचना को आगे भेजता है। ठीक है, क्लियर?
तो हमने क्या बोला, तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सॉन के। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म होता है और इसमें जो है वो आपको सेल ऑर्गेनेल देखने मिलेंगे, आपको ग्रेनुलर बॉडी होगी, निसल्स ग्रेन्यूल। सेल बॉडी यानी न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म की खास बात ये होती है, न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म की खास बात ये होती है कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो हैं वो निसल्स ग्रेन्यूल के रूप में पाए जाते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल साइटोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही फ्रेगमेंट से बना होता है और ये निसल्स ग्रेन्यूल आपको न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में देखने मिलेंगे, डेंड्रॉइड के अंदर देखने मिलेंगे, पर नेवर प्रेजेंट इन एक्सॉन। एक्सॉन में निसल ग्रेन्यूल नहीं होते हैं, इसीलिए हम एक्सॉन को अलग से पहचान पाते हैं। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बड़ी बात लिख रहा हूं मैं, क्या, गौर से देखो, मैं आऊंगा। ठीक है, ठीक है, नीट 2022 के, गौर से देखो, मैं आ सकता हूं के, बता रहा, खुद ही बोल रहा है भाई कि गौर से देख लो जरा के, है ना। चलो, ये है डेंड्राइट, आपको धब्बे दिखाई दे रहे हैं अंदर, इसमें निसल्स ग्रेन्यूल दिखाई पड़ रहे हैं आपको, ये निसल्स ग्रेन्यूल है, इसमें ये सेल बॉडी हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। याद रखना, न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट साइटोलॉजी का। न्यूरॉन्स के अंदर, एक मैच्योर न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होता है। फिर क्या देख रहे हो आप, आपको एक्सॉन दिखाई पड़ रहा है, एक्सॉन के चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ रही है, स्वान सेल दिखाई पड़ रही है। स्वान सेल एक्सॉन की सुरक्षा करने वाली सेल होती है। स्वान सेल जब एक पूरी कवरिंग में एक प्रकार से लपेट लेगी पूरे एक्सॉन को, तो बनाएगी वो माइलिन शीथ बनाएगी। जब स्वान सेल इसको एक्सॉन को लपेट लेगी, चारों ओर से घेर लेगी उसको एक लेयर के रूप में, तो माइलिन शीथ बनाएगी वो। दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा उसे नोड ऑफ रेनबियर बोलेंगे। दो माइलिन शीथ के रूप में, दो माइलिन शीथ के बीच में जो गैप प्रेजेंट होगा, जो पॉइंट प्रेजेंट होगा, उसे नोड ऑफ रेनबियर बोलेंगे हम। क्लियर। जब एक्सॉन लास्ट में आएगा तो एक्सॉन में आपको एक्सॉन का टर्मिनल हिस्सा दिखाई पड़ेगा, वहां पे कई सारे आपको जो यहां पे फूले हुए हिस्से दिखाई पड़ेंगे, जिन्हें हम सिनेप्टिक नॉब कहते हैं, जो अगले न्यूरॉन से कनेक्ट होंगे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से कनेक्ट होंगे वो। ठीक है, क्लियर। चलिए, डेंड्रॉइट, शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेटिवली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ दिस सेल बॉडी, इनमें निसल ग्रेन्यूल होता है, ये इंपल्स को सेल बॉडी तक लेकर आते हैं। एक्सॉन लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल एंड पर ब्रांच होता है, हर एक ब्रांच के नीचे सिनेप्टिक नॉब होते हैं, अभी देखा हमने। ठीक है, और इसमें सिनेप्टिक नॉब के अंदर छोटी छोटी थैलियां होती, केमिकल के पैकेट होते हैं, जिन्हें सिनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं, और इनमें केमिकल्स होते हैं, और इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। और इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू, याद है आपको कल हमने बात की थी, एसिटाइल कोलाइन को छोड़ते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, फिर मसल्स को इंफॉर्मेशन मिलती है, कैल्शियम आयन को रिलीज करती हैं। तो ये केमिकल ही जो है सेल मेम्ब्रेन की पोलरिटी को चेंज करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो सिनेप्टिक नॉब होता है उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स पाए जाते हैं, और ये सिनेप्टिक वेसिकल्स में जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, the axon transmit nerve impulses away from the cell body to synapse और the neurotransmitter junction के। तो एक्सॉन क्या करता है बेटा, नर्व इंपल्स को जो है वो सेल बॉडी से लेके आता है दूसरे न्यूरॉन तक या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूरॉन्स के टाइप को हम नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्रॉइड के आधार पे हम न्यूरॉन मल्टी टाइप प्रकार, याद रखना न्यूरॉन्स में हमेशा एक्सॉन नंबर में एक ही होगा। एक्सॉन का नंबर वेरी नहीं करता है, कोई भी न्यूरॉन हो उसमें एक एक्सॉन होगा, दो एक्सॉन भी नहीं होते, एक ही एक्सॉन होता है। डेंड्रॉइड का नंबर एक्चुअली वेरी करता है, जब एक एक्सॉन और कई सारे डेंड्रॉइड होंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन। क्लियर, एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉइड होगा, यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, क्लियर, सॉरी बाइपोलर न्यूरॉन, बाई दो होंगे ना बेटा, एक एंड्रॉइड होगा एक एक्सॉन होगा, गलत बोल दिया मैंने के, एक डेंड्रॉइड और एक एक्सॉन, तो बाइपोलर न्यूरॉन। और जब केवल एक्सॉन होगा तो एक ही हिस्सा दिखाई पड़ रहा है उसमें, तो यूनिपोलर न्यूरॉन। मतलब ये है, पोल का मतलब क्या कि जो सेल बॉडी पर कितनी चीजें आके जुड़ी हैं, तो याद रखना हमेशा एक एक्सॉन होता है, एक्सॉन हमेशा एक होता है। ठीक है, उस एक्सॉन के डेंड्रॉइड की संख्या एक हो सकती है या एक से अधिक हो सकती है। अब एक ऐसा न्यूरॉन है जिसमें मल्टीपल डेंड्रॉइड हैं और एक एक्सॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक डेंड्रॉइड और एक एक्सॉन मतलब दो हो गए, बाइपोलर न्यूरॉन। डेंड्रॉइड कोई भी नहीं है, सिर्फ एक्सॉन है तो यूनिपोलर न्यूरॉन। ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, मल्टीपोलर एक एक्सॉन, दो या दो से अधिक डेंड्रॉइड। ठीक है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में देखने मिलता है, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। और जो नीट 2022 में आएगा वो है बाइपोलर न्यूरॉन, आंखों के रेटिना में होता है। वेरी गुड के
दिस इज द क्वेश्चन फॉर नीट 2022। क्या बाइपोलर न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में कहां देखने मिलता है? बाइपोलर न्यूरॉन ह्यूमन बॉडी में आंखों के रेटिना में देखने मिलता है। बाइपोलर न्यूरॉन में एक डेंड्राइड और एक एक्सॉन होता है। क्लियर? ठीक है। यूनिपोलर न्यूरॉन में सेल बॉडी में केवल एक्सॉन होता है, डेंड्रॉइड इसमें नहीं होता है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने मिलता है। ठीक है। अब एक्सॉन में माइलिन शीथ होगा तो माइलिनेटेड एक्सॉन बोलोगे, माइलिन शीथ नहीं होगा तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलोगे। माइलिनेटेड नर्व फाइबर में क्या होता है? श्वान सेल अपने आप को चारों ओर से लपेट लेती है और एक प्रकार से वो एक शीथ कवर बनाती है, उसे माइलिन शीथ कहते हैं। ठीक है ना? ये आपको देखने मिलता है स्पाइनल नर्व में और क्रेनियल नर्व में देखने मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो नर्व स्पाइन से निकलती है, जो क्रेनियम ब्रेन से निकलती है, उसमें आपको माइलिन शीथ देखने मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्लियर? नोट्स ऑफ रेनवियर क्या होते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2022 के। ये वो गैप होता है जो दो माइलिन शीथ के बीच में हमको देखने मिलता है। ठीक है। अनमाइलिनेटेड नर्व में क्या होता है? श्वान सेल तो पाई जाती है, अनमाइलिनेटेड नर्व में श्वान सेल पाई जाती है, लेकिन वो अपने आप को शीथ के समान, कवर के समान लपेटती नहीं है। और ये देखने मिलता है हमें सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में हमको ये देखने मिलता है। ठीक है ना? क्लियर? न्यूरॉन्स की खास बात है, ये एक्साइटेबल सेल होती हैं, इनकी मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में होती है और इनमें आयन चैनल पाए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि न्यूरॉन की खास बात ये होती है कि स्टिमुलस को लेकर ये मेम्ब्रेन की पोलरिटी को बदल देते हैं। नॉर्मल कंडीशन में कोई भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है -70 मिलीवोल्ट का उसमें करंट होता है। ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि -70 मिलीवोल्ट का करंट होता है एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन में, और इसे हम बोलते हैं पोलराइज मेम्ब्रेन बोलते हैं, हम पोलराइज मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। क्लियर? अब होता क्या है नॉर्मल कंडीशन में? होता है ये बेटा कि नॉर्मल कंडीशन में बाहर की तरफ सोडियम आयन, सेल से बाहर सोडियम आयन बड़ी मात्रा में इकट्ठा होता है। ठीक है ना? अंदर पोटेशियम आयन होता है, जो अंदर पोटेशियम, सेल के अंदर पोटेशियम आयन होता है, बाहर सोडियम आयन होता है। अंदर प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो प्रोटीन अंदर तरफ होते हैं, प्रोटीन नेगेटिव चार्ज के होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन ये होती है कि कोई भी सेल मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज के। एंड नॉर्मल कंडीशन ऐसी होती है कि कोई भी मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ होता है नेगेटिव चार्ज, बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कहलाता है पोलराइज कंडीशन। -70 मिलीवोल्ट का करंट होता है, इसे बोलते हैं पोलराइज कंडीशन। बोलते हैं कि मेम्ब्रेन जो है ध्रुवीकृत है, पोलराइज, और यही रिलैक्स स्टेट है। एंड मेम्ब्रेन की रिलैक्स स्टेट का मतलब क्या है? मेम्ब्रेन रिलैक्स है मतलब नेगेटिव करंट फ्लो प्रेजेंट है, मतलब ये -70 मिलीवोल्ट का करंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, ये इसकी रिलैक्स कंडीशन है, और इसी को पोलराइज कंडीशन बोलते हैं। कोई भी परिवर्तन होगा, कोई भी चेंज होगा, चेंज हुआ मान लो टेम्परेचर, तो क्या हुआ? मेम्ब्रेन में कुछ ऐसे होते हैं चैनल, झट से सोडियम आयन को अंदर भेज देंगे। जैसे सोडियम आयन अंदर आया तो सोडियम आयन तो बेसिक खार खाया बैठा था कि बाहर में इतना सारा हूं, अंदर आने नहीं दे रहे, मेरे को अंदर आने नहीं दे रहे, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे कोई स्टिमुलस आता है, स्टिमुलस के आते ही सोडियम आयन का चैनल झट से खुलता है और बहुत सारा सोडियम आयन मेम्ब्रेन के अंदर आ जाता है। अब मेम्ब्रेन की पोलरिटी उल्टी हो गई, अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस, क्योंकि प्लस और माइनस किसके आधार पे? चार्ज के डिफरेंस के आधार पे, कि कहां प्लस अधिक है, अंदर प्लस ज्यादा हो गया तो बाहर माइनस हो गया। मेम्ब्रेन हो गई +30 मिलीवोल्ट, बदल गई पोलरिटी पूरी, और इसे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? डीपोलराइज मेम्ब्रेन बोलेंगे। इसे बोलेंगे हम डीपोलराइज मेम्ब्रेन बोलेंगे। और डीपोलराइज मेम्ब्रेन का मतलब है कि अंदर प्लस बाहर माइनस हो गया उसमें, और ऐसा मेम्ब्रेन। अब क्या होगा? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मली मेम्ब्रेन पे क्या था? बाहर प्लस अंदर माइनस के, जिस जगह पर स्टिमुलस आया वहां पे माइनस और ये प्लस हो गया। ठीक है। आगे क्या है? आगे प्लस माइनस। तो हुआ ये कि हमें पता है, हमें क्या पता है? अरे हमें पता ये कि मैंने क्या बोला, मेम्ब्रेन है अंदर। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या था? बाहर प्लस था, अंदर माइनस था। जिस जगह पर एक्शन पोटेंशियल आया, मान लो मैंने कहा दिस इज द प्लेस जहां पर एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, यहां पर यहां पर स्टिमुलस आया, नॉट एक्शन, स्टिमुलस आया, जहां पर स्टिमुलस आया तो इसने इस जगह पर पोलरिटी को बदल दिया, झट से प्लस आयन अंदर आ गया, तो अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस हो गया इसमें। ठीक है। तो हुआ ये कि इसके चलते ये प्लस माइनस के पास जाएगा, ये प्लस माइनस पर जाएगा, एक करंट का फ्लो शुरू हो गया। मतलब अच्छी खासी मेम्ब्रेन में एक करंट घूमने लगा, और यही एक्शन पोटेंशियल था, यही एक्शन। बिल्कुल शॉर्ट में बतलाया मैंने आपको, अभी हम आगे दोबारा बात करेंगे। ठीक, अभी याद रखो, न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल होते हैं। न्यूरॉन्स में जो मेम्ब्रेन होती है पोलराइज स्टेट। अब पोलराइज स्टेट बोले तो बेटा क्या?
बाहर की तरफ प्लस, अंदर तरफ माइनस, -70 मिलीवोल्ट का करंट आपको मेम्ब्रेन के अक्रॉस देखने मिलेगा। पोलराइज स्टेट है, जो नॉर्मल रिलैक्सिंग स्टेट है के आयन चैनल मेम्ब्रेन पर होते हैं, जो सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं। ठीक है, क्लियर? देखो अब समझो, अब पढ़ो ध्यान से के देखो, जो मैंने आपको बताया ना, एकदम अटेंटिव होकर क्लास सुनोगे ना तो मजा आएगा। मतलब आपको लगेगा कि नर्वस सिस्टम ने इससे बेहतर पहले कभी नहीं पढ़ा हमने के। एकदम अटेंटिव रहिए आप। ठीक है, देखो बेटा, रेस्टिंग कंडीशन, कोई इंपल्स कंडक्ट नहीं हो रही है। एक्सॉन की मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए एज कंपेयर टू दी सोडियम आयन। सोडियम आयन के लिए वो इम्परमेबल होती है। मेम्ब्रेन इम्परमेबल फॉर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म। ठीक है, एक्सोप्लाज्म मतलब एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें हाई, अंदर तरफ हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा पोटेशियम आयन का और नेगेटिव प्रोटीन का, बाहर तरफ और लो कॉन्सेंट्रेशन होगा सोडियम आयन का। जबकि बाहर तरफ क्या होगा, बड़ी मात्रा में होगा सोडियम आयन और कम अमाउंट में होगा पोटेशियम आयन के। इसलिए क्या होगा, एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हमेशा प्रेजेंट रहेगा, सांद्रण का अंतर प्रेजेंट रहेगा। ठीक, दिस आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन। अब इस अंतर को बनाए रखने के लिए क्या होता है कि मेम्ब्रेन पर एक्टिव टर्न, अंदर से सोडियम को लगातार बाहर किया जाता है, बाहर से पोटेशियम अंदर लेके आए जाते हैं, और यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। सोडियम पोटेशियम पंप एटीपी को खर्च करता है, अंदर के सोडियम बाहर करता है। ऑलरेडी बाहर सोडियम अधिक था, अंदर से तब भी सोडियम बाहर कर रहा है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो अंदर के सोडियम को बाहर कर दिया, बाहर का पोटेशियम अंदर ले आए, तो लगातार सोडियम पोटेशियम का अंतर ये मेंटेन रखता है और यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप काम करता है। ठीक है, इसलिए मेम्ब्रेन के आउटर फेस पे ध्यान से बसना, मेम्ब्रेन के आउटर फेस पर हमेशा प्लस चार्ज रहेगा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये 3 सोडियम अंदर से बाहर करता है, 2 पोटेशियम बाहर से अंदर लेके आता है। मतलब 3 प्लस चार्ज बाहर करता है, 2 प्लस चार्ज अंदर लेके आता है, तो प्लस चार्ज का डिफरेंस आ गया, तो बाहर प्लस हो गया, अंदर माइनस हो गया। और इसी कंडीशन को बोलते हैं पोलराइज्ड कंडीशन, बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट का होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब मेम्ब्रेन पोलराइज है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब मेम्ब्रेन के बाहर तरफ प्लस है, अंदर माइनस है। क्लियर? ठीक है, देखो ध्यान से, अब क्या देख रहे हो आप, नॉर्मल। देखो नॉर्मल कंडीशन, अभी हम रेड वाला हिस्सा छोड़ते हैं। नॉर्मल कंडीशन क्या देख रहे हो, नॉर्मल कंडीशन आप देख रहे हो, बाहर प्लस है, बाहर प्लस है, बाहर प्लस है, अंदर माइनस है ना। ठीक है, ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए पर आपने स्टिमुलस को डाला, आपने क्या किया, आपने स्टिमुलस को डाला। ठीक है, पॉइंट ए पर आपने स्टिमुलस को डाला, जैसे स्टिमुलस को अप्लाई किया, झट से सोडियम आयन का लिए चैनल खुल गया, सोडियम आयन अंदर आ गया, तो अंदर हो गया प्लस चार्ज, अंदर हो गया प्लस चार्ज, बाहर हो गया माइनस चार्ज। देखो ध्यान से, यानी साइट ए पर ये डायग्राम एग्जाम में आ सकता है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम डिस्कस करूंगा। आज मैंने इस लेक्चर में कोई भी बाहर का डायग्राम नहीं लिया जानबूझकर, इसलिए नहीं लिया मैंने कि कंफ्यूज ना करो तुम। ठीक है ना, क्योंकि क्रैश कोर्स का लेक्चर तो केवल टू दी पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा, पॉइंट ए पर आपने स्टिमुलस को अप्लाई किया, तो देखो सोडियम आयन अंदर आ गया, अंदर प्लस चार्ज हो गया, बाहर माइनस चार्ज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि चार्ज होता है, अब ये ऐसा हुआ, अब होगा ये कि प्लस माइनस तो क्रिया करते हैं, तो ये प्लस वाला, ये जो है वो ये प्लस वाला इस माइनस के पास आया, ये तो क्या हो रहा है, चार्ज है ना, ये लगातार करंट। अब यहां पे एक लोकल करंट है, करंट का फ्लो चालू हो गया प्लस से माइनस की ओर। जैसे ही प्लस से माइनस की ओर हो गया, तो ये अपनी जगह पे नहीं, ये अपनी जगह पर वापस लौट के जाएगा और फिर आगे वाला प्लस होता चला जाएगा के। तो लगातार करंट जो होगा वो ऐसे करंट फ्लो करता हुआ आगे बढ़ता रहेगा के, है ना। एक सर्किट बन जाएगा, देखो आप, ये एक सर्किट बन गया पूरा, ये तो एक सर्किट बनकर करंट फ्लो करता रहेगा आगे की ओर। इसे ही बोलते हैं हम एक्शन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं। इसे ही हम बोलते हैं इंपल्स बोलते हैं। इंपल्स इज नथिंग, इट इज द फ्लो ऑफ द करंट। इंपल्स कुछ नहीं है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा, जब हम स्टिमुलस को अप्लाई करते हैं तो एट ए साइट पर पोलराइज्ड मेम्ब्रेन जहां प्रेजेंट थी, वहां पर मेम्ब्रेन पर स्टिमुलस को आपने दिया, तो वो हिस्सा सोडियम आयन के लिए फ्रीली परमेबल हो जाता है। सोडियम आयन तेजी से अंदर की ओर आता है, इन्फ्लक्स होता है उसका, इससे पोलरिटी बदल जाती है। आउटर सरफेस मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज आता है, इनर सरफेस पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसे बोलते हैं डीपोलराइज कंडीशन बोलते हैं, और यही एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। एक्शन पोटेंशियल नर्व इंपल्स जनरेट होती है, यहां पे करंट फ्लो होने लगता है इनर और आउटर सरफेस के बीच में, और एक सर्किट बनता है करंट के फ्लो का, और ये करंट लगातार आगे की ओर बढ़ता रहता है, और ऐसे ही पूरे एक्सॉन की लेंथ में इंपल्स कंडक्ट होती है, और यही इंपल्स का कंडक्शन है, यही इंपल्स का कंडक्शन है। ठीक है,
यही इंपल्स कंडक्शन है बेटा, ठीक है। द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिलिटी ऑफ सोडियम आयन, छोटे समय के लिए होता है, जो सोडियम आयन अंदर आया था थोड़े समय के लिए अंदर आता है, लेकिन उतने में वो इंपल्स उसको जनरेट करता है, ठीक है ना। एक बार जब अंदर आ चुका होता है तो वापस से मेम्ब्रेन को रीपोलराइज किया जाता है। मेम्ब्रेन की पुरानी पोलरिटी को दोबारा एस्टेब्लिश करने के लिए अंदर के सोडियम को बाहर भेजना पड़ेगा, बाहर से पोटेशियम अंदर लाना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब मेम्ब्रेन जो है क्या करती है, वो पुरानी कंडीशन को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती है, उसे रीपोलराइजेशन कहते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, तो इसीलिए पोटेशियम आयन को जो झट से जो है बाहर की ओर डिफ्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर पोटेशियम आयन बड़ी मात्रा में थे। तो पोटेशियम आयन तेजी से बाहर निकलेंगे तो अंदर से बहुत सारा प्लस चार्ज बाहर निकल जाएगा, प्लस चार्ज बाहर निकल जाएगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, अंदर फिर से माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहा है आपसे, वो कह रहा है आपसे कि हुआ ये बेटा कि ये मेम्ब्रेन है के नॉर्मली बाहर प्लस था, ये माइनस था, ठीक है, बाहर प्लस था, ये माइनस था, ठीक है ना, है ना। ठीक, जहां पर स्टिमुलस आया, ठीक है, जहां पर स्टिमुलस आया वहां पर क्या हुआ बेटा, वहां पर ये परिवर्तन हुआ, यहां पर स्टिमुलस आया वहां पर ये परिवर्तन हुआ कि ये प्लस सोडियम अंदर आया तो ये माइनस बन गया, ये चार्ज माइनस बन गया और ये बन गया प्लस, ये प्लस बन गया, ठीक है ना। ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया। अब हुआ ये प्लस इसके पास इससे क्रिया किया, इससे क्रिया किया, ये तो क्या हो गया आगे चल के, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर ये इससे क्रिया किया तो क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। फिर ये इससे क्रिया किया, प्लस प्लस बनता चला ना आगे के, तो ये क्या हो गया बेटा, ये माइनस हो गया, ये प्लस, अरे लगातार ऐसे आगे बढ़ता रहेगा करंट, लगातार करंट ऐसे फ्लो करता है, प्लस माइनस से क्या करेगा, माइनस बनेगा, माइनस तो ऐसे लगातार करंट का फ्लो पड़ता है। और पुरानी वाली जो जहां जहां आप आगे बढ़ रहे हो वो कंडीशन रीएस्टेब्लिश होती चलेगी, रीपोलराइज होती हुई चलेगी वो, ठीक है ना। समझो बात को, एक बार फिर से बतला देता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना करें। आपने बोलेंगे सर क्रैश कोर्स में आपने ऐसे ही निपटा दिया हमको, है ना, कुछ बताए बगैर, ठीक है। देखो है ना गोर। अब देखो जो मैंने आपसे कहा ना बेटा, ए साइट वो है जहां पर स्टिमुलस आया तो सोडियम आयन चैनल खुल गया, अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस हो गया, और प्लस माइनस की तरफ करंट को फ्लो करेगा, माइनस से प्लस की तो लगातार देखो आप अंदर एरो देखो डायरेक्शन के, यानी करंट का पूरा सर्किट बन जाएगा और ये करंट आगे की तरफ फ्लो करता रहेगा, यही एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, क्लियर। A nerve impulse is transmitted from one neuron to another through the junctions के जिन्हें हम सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स क्या होता है, जब एक नर्व दूसरी नर्व को अपनी इंफॉर्मेशन पास करती है तो जो जंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। उसके लिए हम जो है वो सिनेप्स वर्ड का हम उसके लिए यूज करते हैं बेटा, ठीक है ना, क्लियर। उसके लिए हम सिनेप्स वर्ड का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या होता है देखो, एक तो पहले वाला न्यूरॉन होगा जो खत्म हो रहा होगा और एक नया न्यूरॉन शुरू कर रहा होगा। तो मतलब पहले वाला न्यूरॉन जो जहां पे खत्म हो रहा होगा उसके बाद अगला न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेगा, तो पहले वाले न्यूरॉन का एक्सॉन वाला हिस्सा होगा और जो इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा उसका डेंड्रॉइड वाला हिस्सा होगा। मतलब हमेशा जब भी कभी सिनेप्स बनेगा तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन का टर्मिनल एंड सिनेप्टिक नॉब वाला हिस्सा अगले न्यूरॉन के जो है वो डेंड्रॉइड वाले हिस्से से जुड़ेगा, तब तो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेगा वो। भाई इन्फॉर्मेशन रिसीव करने वाला डेंड्रॉइड होता है ना बेटा, ठीक है, तो एक का एक्सॉन दूसरे के डेंड्रॉइड से कनेक्ट करेगा, तो यहां पे जंक्शन बनेगा। तो एक क्या हो गया, मैंने कहा आपसे कि यहां पे दो मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मतलब वो वाली मेम्ब्रेन जो एक्सॉन के सिनेप्टिक नोब की मेम्ब्रेन है। एक्सॉन के सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है, एक्सॉन के सिनेप्टिक नोब की जो मेम्ब्रेन है वो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है। और सिनेप्स मतलब जंक्शन, खाली जगह जो अंदर जो है वो सिनेप्स के जो जगह होती है उसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। सिनेप्टिक क्लेफ्ट जगह होती है जहां पे दोनों मेम्ब्रेन के बीच में के। और उसके बाद जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, जो दूसरा न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है उसके डेंड्रॉइड की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके बीच में गैप हो भी सकता है, नहीं हो सकता, गैप प्रेजेंट है तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है, ठीक है। दो तरह के सिनेप्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयर होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स और दूसरे केमिकल सिनेप्स के। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की में दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी होती हैं, करंट सीधा फ्लो करता है, एक सिंगल न्यूरॉन के समान व्यवहार करता है। दिस बिहेव्स लाइक ए सिंगल न्यूरॉन। यानी इलेक्ट्रिक सिनेप्स में करंट का फास्ट फ्लो होता है, बगैर रुके एकदम लगातार करंट आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि दोनों मेम्ब्रेन जुड़ी हुई है एक दूसरे, झट से करंट इसका उधर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक सिनेप्स होते हैं आपके के। तो दोनों मेम्ब्रेन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, करंट सीधा फ्लो करता है, फास्टर फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स हमारी बॉडी में रेयर होते हैं।
केमिकल सिनेप्स पे क्या होता है, आप केमिकल सिनेप्स थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है कि एक सिनेप्स मतलब जंक्शन, एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है बेटा, तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से कनेक्ट कर रहा है। तो होता है क्या है कि जो सिनेप्टिक नॉब है उसमें क्या था, उसमें सिनेप्टिक वेसिकल्स थे, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे। कहां रिलीज करेंगे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज करेंगे, और वहां से वो न्यूरोट्रांसमीटर पहुंचेंगे अगले वाले पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास पहुंचेंगे। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब डेंड्राइट की मेम्ब्रेन, उसमें रिसेप्टर होंगे, वो रिसेप्टर को रिसीव कर, उस रिसेप्टर न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे और अपनी परमिलिटी को चेंज कर लेंगे, अपना इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस कर लेंगे। तो करंट का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, हर बार करंट जनरेट होता चला रहा है ना। केमिकल, यदि आपने कोई ऐसी केमिकल यूज कर दिया जिस केमिकल से न्यूरोट्रांसमीटर हट गए सारे, तो आपका ब्रेन फेल कर जाएगा, काम नहीं करेगा वो, क्योंकि सारा खेल केमिकल पर बेस्ड है। न्यूरोट्रांसमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होती है, वहां से रिलीज होते हैं वेसिकल्स के, वेसिकल वहां पे सिनेप्टिक वेसिकल वहां पे फ्यूज करते हैं, केमिकल को बाहर रिलीज करते हैं, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में केमिकल आता है, फिर उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन उसको रिसीव करती है और फिर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है। ठीक है, membrane of the pre and post synaptic neuron are separated by fluid filled space, synaptic cleft बोलते हैं। केमिकल जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं वे इस ट्रांसमिशन में इन्वॉल्व होते हैं बेटा सिनेप्स में। एक्सॉन के टर्मिनल से वेसिकल्स जो है वो जो वेसिकल जिनमें न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है वो फ्यूज करते हैं, और क्या होता है जब इंपल्स जो है वो एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंचती है तो क्या करती है, सिनेप्टिक वेसिकल्स को वह मेम्ब्रेन की तरफ भेजती है, मेम्ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करती है, और इसके बाद क्या होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को जो है वो पहचानते हैं। इसीलिए चूंकि रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होता है, इंफॉर्मेशन का रिवर्स फ्लो नहीं होता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर कहां होते हैं, वो होते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की पे होते हैं। और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, मतलब डेंड्रॉइड की मेम्ब्रेन है अगले न्यूरॉन के, और ये आयन चैनल्स को चेंज करेंगे, एक्शन पोटेंशियल को ये जनरेट करेंगे, और ये एक्शन पोटेंशियल हो सकता है एक्साइटेटरी नेचर का हो, ये इनहिबिटरी नेचर का हो, डिपेंड करता है कि फंक्शन आगे क्या करना है, इसके ऊपर वो निर्भर करता है। तो याद रखिए हमेशा जो इंफॉर्मेशन आगे आती है, जो भी नया पोटेंशियल बनता है वो एक्साइटेटरी टाइप का भी हो सकता है, किसी चीज को स्टिमुलेट करने वाला हो सकता है, या इनहिबिट करने वाला भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट इमेज है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट इमेज है, ठीक है। एक्सॉन, एक्सॉन का टर्मिनल सिनेप्टिक नॉब बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सिनेप्टिक वेसिकल इसके अंदर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तीनों को मिला के बोला हमने सिनेप्स, इंपॉर्टेंट है क्या, ठीक है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन और बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट के न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया। ये रिसेप्टर्स कहां होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होते हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में ये आ सकता है बेटा, ठीक है, क्लियर। द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, ठीक है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता है। ये वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है, बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन के वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करके फंक्शन कंट्रोल करता है, और देखने को, सुनने को, बोलने को, इंटेलिजेंस को, इमोशन को, थॉट को, सबको ब्रेन जो है वो अफेक्ट कंट्रोल करता है, इसलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कि देखो बेटा, हम जो कुछ भी है ना, हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, जो भी हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रेन, हमारा ब्रेन पावरफुल है उसके कारण हमें से, ठीक है ना। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है बेटा उसको बड़े ध्यान से, उसकी जो लेवलिंग है उसको बड़े ध्यान से देख लेना बेटा आप, ठीक है ना। फोर ब्रेन, क्वेश्चन नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1, एमसीक्यू नंबर 1 ये है कि फोर ब्रेन में क्या क्या शामिल है। ब्रेन के कितने हिस्से होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को आप 3 बड़े हिस्सों में बांटते हो, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या शामिल है, फोर ब्रेन में शामिल है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्लीज के डोंट फॉरगेट के सेरिब्रम,
सेरिब्रम बोले तो सेरिब्रम के अंदर क्या होता है आपका जो है वो जो मेन ब्रेन, जिसमें कि कई सारे फोल्ड होते हैं, गायराई और सल्काई नाम के फोल्ड इसके अंदर पाए जाते हैं। सेरिब्रम मतलब जिसका पेरिफेरल हिस्सा सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये इसी में सारी थॉट प्रोसेस, सारा रीजनिंग, सब कई एसोसिएशन एरिया इसके अंदर प्रेजेंट है, जो आपके देखने को, सुनने को, आपके इंटेलिजेंस को, सबको अफेक्ट करता है, ठीक है। और हमारा जो सेरिब्रम वाला हिस्सा है लेफ्ट और राइट दो हिस्सों में बटा हुआ है, दोनों को जोड़ने वाला जो है एक क्रॉस बैंड होता है, इसे कार्पस कैलोसम कहते हैं। कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, एनिमल किंगडम का क्वेश्चन के कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। चलो फोर बैंड में शामिल क्या है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस के, क्लियर। मिड ब्रेन बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, मिड ब्रेन है ना। फिर उसके बाद आते हैं हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन में क्या है होता है बेटा, हिंड ब्रेन में शामिल होता है आपका पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला हिंड ब्रेन में शामिल होता है, ठीक है ना बेटा, क्लियर, ठीक है। पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला हिंड ब्रेन में हमारा शामिल होता है, ठीक है, क्लियर है ना। फिर सेरिब्रम में क्या है, अर्बोर्बिटी, ट्री ऑफ लाइफ, देखो आप ट्री के समान दिखाई पड़ रहा अंदर झांक करके। सेरिब्रम, सेरिबेलम नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम हमारे बॉडी के कोऑर्डिनेशन का कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो होता है ये इसमें आपको ट्री समान स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, इसको अर्बोर्बिटी कहते हैं, ट्री ऑफ लाइफ कहते हैं, छोटा ब्रेन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। हमारा ब्रेन स्कल के अंदर होता है, क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स बोलते हैं हम, ठीक है, पढ़ा हमने लोकोमोशन मूवमेंट में के। स्कल के अंदर ब्रेन जो है वो जिस कवरिंग से घिरा होता है उन्हें मेनिंजेस बोलते हैं, कि मेनिंजेस वो कवरिंग होती है, जो वो मेम्ब्रेन होती है जो ब्रेन को चारों ओर से घेरते हैं। तीन हिस्सों में बांटते हैं, 3 लेयर्स में होती है। सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं हम ड्यूरामेटर बोलते हैं, सबसे बाहर वाली मेनिंजेस को ड्यूरामेटर बोलते हैं हम, ठीक है। बीच वाली लेयर को क्या बोलते हैं हम, एरेक्नॉइड बोलते हैं, अंदर वाली को हम पायामीटर बोलते हैं, कि ड्यूरामीटर, एरेक्नॉइड और पायामीटर 3 लेयर होती है आउटसाइड टू इनसाइड ब्रेन के अंदर मेनिंजेस में। मेनिंजेस के अंदर जब इन्फेक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस बोलते हैं हम, के मेनिंजाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन इन दी ब्रेन, ब्रेन की मेनिंजेस, ब्रेन में मेनिंजेस में इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस बोलते हैं उस बीमारी को, ठीक है। दी ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस शामिल होता है। मैं कह रहा हूं आपसे ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जाम में आएगा, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है। सेरिब्रम मेजर पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का, इसमें डीप क्लेफ्ट डिवाइड करता है सेरिब्रम को, 2 हिस्सों में होता है, लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो कार्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। कार्पस कैलोसम का पाया जाना मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होता है, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर। और ऐसी सेल्स जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पेरिफेरी में होती हैं उनमें कई सारे फोल्ड दिखाई पड़ते हैं, गायराई और सल्काइट के, सल्काई यानी गायराई और सल्काई, गायराई धसे हिस्से, सल्काई ऊपर उठे हुए हिस्से होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोमिनेंट फोल्ड होते हैं गायराई सल्काई के रूप में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं हिस्से को, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर होता है, ठीक है। तो देखो एक बार फोर ब्रेन को ध्यान से, ना, ठीक है। फोर ब्रेन, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल हेमिस्फीयर देख रहे हो, कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम का लेवलिंग याद रखना बेटा, ठीक है ना, राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को वो जोड़ता है आपस में, क्लियर। फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बेटा हम ग्रे मैटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ये ग्रे से कलर का हमें दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहां पर न्यूरॉन की सेल बॉडी इकट्ठित है। न्यूरॉन की जो सेल बॉडी होती है बेटा, अब देखो ग्रे मैटर क्या है एक्चुअली, समझो बात के, जो जिस न्यूरॉन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी वो देखने पर आपको व्हाइट दिखाई पड़ेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, व्हाइट दिखाई पड़ेगा, ओके। तो जो व्हाइट मैटर है बेसिकली वो क्या है, वो एक्सॉन अधिक है वहां पे, सुनो बात ध्यान से, व्हाइट मैटर का मतलब वहां पर एक्सॉन अधिक मात्रा में है, और कौन से वाले एक्सॉन, माइलिनेटेड एक्सॉन, ठीक है ना। और ग्रे मैटर मतलब सेल बॉडी है, सेल का ऊपरी हिस्सा प्रेजेंट है, यानी न्यूरॉन सबसे लंबी सेल होती है ह्यूमन बॉडी में, न्यूरॉन सबसे लंबी सेल होती है, 1 मीटर तक लंबी होती है, ठीक है ना। तो उसका जो सिरा है, जो उसका सेल बॉडी है, वो कहां होता है, वो होता है आपके ब्रेन में होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है, तो वो ग्रे कलर का दिखाई पड़ता है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया होते हैं जो आपके स्केलेटल मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, आपसे काम करवाते हैं। सेंसरी एरिया होते हैं जो आपके सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके सूचनाओं को ब्रेन को बतलाते हैं। फिर कई ऐसे रीजन होते हैं जो ना तो सेंसरी है ना मोटर है, इनको हम बोलते हैं एसोसिएशन एरिया बोलते हैं, कि तुमने जो सुना है, देखो मान लिया मैंने, तुमने सुना, कुछ सुना तुमने, तुम्हारे कान से साउंड वेव अंदर आया, तुमने सुना,
सुनने के बाद उसका मतलब क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब ब्रेन का। तो ब्रेन में कई ऐसे एरिया होते हैं जो विजुअल में देख क्या रहे हो उसको याद कराते हैं, सुन क्या रहे हो उसके बारे में बतलाते हैं। तो कई एरिया ऐसे जिनको हम ना सेंसरी बोल सकते हैं ना मोटर बोल सकते हैं उनको हम, ठीक है, उनको एसोसिएशन एरिया कहते हैं हम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन करते हैं ये, जैसे मेमोरी, कम्युनिकेशन, कि तुमसे क्या बोलना है, मुझसे क्या बोलना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, ये सब थोड़ी ना ब्रेन में। ये सब तो क्या, ये सब हमारे खुद के विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, ठीक है, तुम्हारे अपने विचार हैं। याद रखना बेटा, जीवन में हम लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, छोटी सी 2 मिनट बात करूंगा, आपको लंबा लेक्चर चलेगा, लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है आज का बेटा, क्योंकि बहुत चीजें हैं इसके अंदर समझने को। जीवन में कई बार क्या होता है कि हम एक उस फल के समान होते हैं जो एक टोकरी में रखा हुआ है। हम समाज में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, 10 तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं, तो हम टोकरी में रखे हुए फल के समान है। आपकी टोकरी में यदि एक सड़ा हुआ फल डाल दोगे तो क्या होगा, बताओ क्या होता है। मम्मी क्या करती है, मम्मी घर में सब्जी देखती है, एक सब्जी खराब हो रही, सड़ रहा है, तो हटा के बाहर फेंकती है। तुम्हारे घर में आम लेके आते हो, गर्मी के दिन है, आम में जो है वो एक आध यदि आम सड़ रहा खराब है तो बाकी सब, केला भी खराब है तो बाकी सब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि एक सड़ा हुआ फल पूरे फलों को खराब कर देगा वो। जिंदगी में भी हम जब लोगों को चुनते हैं ना, किस टोकरी में तुम बैठे हो, किस टोकरी के अंदर तुम, तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं, उससे फर्क पड़ता है। एक खराब आदमी, नेगेटिव बोलने वाला आदमी, तुमको नेगेटिव थॉट प्रोसेस देने वाला आदमी, तुमको तुम्हारे को बार बार तुम्हारे को बोलेगा, तुम्हारी औकात दिखाने वाला आदमी, ऐसा बोले, तुम्हारी कमजोरियों को दिखाने वाला आदमी, तुमसे जलने वाला व्यक्ति, वो सड़े फल के समान है। निकाल के बाहर कर देना उसको, मतलब उससे इंटरेक्शन बंद कर देना। मैं कहता हूं कभी दूसरे के कारण खुद सफर मत करो बेटा। दूसरों को मजा आता है दूसरों को सताने में, कई लोग ऐसे होते हैं नेगेटिव विचारधारा के। तुम सिर्फ ये देखो कि तुमको पॉजिटिव रहना, बस। पहले तो तुमको ये सोचना है कि तुम मेरे कमांडो सामान्य नहीं होते बेटा। बच्चे, सामान्य बच्चे मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो मतलब उनको जितेंद्र सर अच्छे कभी नहीं लगेंगे उनको। मेरे अपने एक मूल्य है। मैंने शायद पहले बताया कि एक बच्चा मुझे व्हाट्सअप करता था, अक्सर व्हाट्सअप किया करता मुझे कि सर मैं ऐसा अलग। उसने सडनली बहुत सारे उसने रिलीजियस व्हाट्सअप करना शुरू किए, बहुत सारे वेदों के बारे में, इसके बारे में, वो इंटरप्रिटेशन के, मेरी हर बात में सुबह मॉर्निंग मोटिवेशन जो बोलता था उसको काटने के लिए उसने मैसेज करना शुरू किया मेरे को। शुरू में मैंने अवॉइड किया, उसको कुछ नहीं बोला, मैंने उसको एक आध 2 चीज़ों का आंसर भी किया मैंने प्रेम से। फिर मैंने एक दिन उसको पूछा कि तुमने अपने आप को बायोमेंटल का कमांडो बोला, तुमने सब्सक्रिप्शन लिया, तुमने पूरा को स्क्रीनशॉट भेजा, तुम पढ़े भी मुझसे ऐसा बोलते हो। मैंने कहा भाई मैं देखो, मैं ऐसा मान सकता हूं कि तुम बायोमेंटर्स के ऐप में गए, तुमने वहां पे जाके डीपीएस लगाए, तुमने वहां पे जाके टेस्ट पेपर दिए, तुमने उसके नोट्स को निकाला, नोट्स को पढ़ा, तुमने मुझको सुना नहीं है, ये तो मैं मान ही नहीं सकता हूं। सच सच बताना। उस बच्चे ने सच स्वीकार किया, उसने बोला आपके लेक्चर लंबे होते हैं, आप बहुत सारी दूसरी बातें भी करते हैं, मुझे टू दी पॉइंट रहना पसंद है, तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सुना। पर बायोमेंटर्स के क्वेश्चन अच्छे हैं, बायोमेंटर्स का नोट्स अच्छा है, बायोमेंटर का पूरा सिस्टम अच्छा है, मैं जुड़ा रहा उससे, मैंने आपको नहीं सुना सर, क्योंकि आप बातें करते हो, कई बार नहीं सुना मैंने आपको। आप बुरा मत मानिएगा इसका, तब भी मैं बायोमेंटर्स का मान लूं। मैं झट समझ गया। मैंने कहा बेटा तूने मुझको सुना नहीं है ना, इसलिए तू ऐसा है, तू इसलिए ये सब बातें मुझसे कर पा रहा है क्योंकि तूने मुझे को सुना नहीं है। तूने मुझे सुना होता और तूने मुझे को महसूस किया होता तो तू ना होता, मैं ना होता, हम दोनों एक होते। वो अंतर हमेशा रहा। मैंने उस बच्चे को बोला साफ साफ कि बेटा मेरा कमांडो मूल्यों के साथ है, तेरी सफलता तेरे तक है भाई। तो कितना सफल होगा बता, मैं तो डॉक्टर बन चुका इतना पुराना, तो क्या है, मैं कैसे कंपेयर करूं। तेरे अंदर मूल्य होंगे तो तू मेरे लिए मूल्यवान है, इनर वैल्यूज नहीं होंगी तो मूल्यवान नहीं है। आई डिनाइड। मैंने कहा बेटा तू बायोमेंटर्स का स्टूडेंट हो सकता है पर मेरा सच्चा कमांडो तो नहीं हो सकता, ये सच्चाई है ये। क्योंकि जीवन बगैर मूल्यों के बेटा आगे नहीं चल। जब तक हमारे अंदर इनर वैल्यूज नहीं होंगी ना, हम कभी सिर्फ एक हम मतलब सफलता खोखली होगी बेटा वो। ठीक है, चल भाषण बहुत लंबा हो गया, अभी काम पे लौट के आते हैं वापस।
जरूरी है, नहीं तो बहुत बोर लगेगा चैप्टर ये ना। चलो नोट करते हैं। तो मैंने क्या कहा आपसे कि एसोसिएशन एरिया होते हैं। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड बाय विद द माइलिन शीथ व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर के इनर पार्ट में क्या होगा? अब जब सारे के सारे सेल बॉडी पेरिफेरल पार्ट में प्रेजेंट है तो इनर पार्ट में क्या होगा? वो न्यूरॉन, वो एक्सॉन वाले हिस्से होंगे। एक्सॉन वाला हिस्सा होगा तो व्हाइट मैटर बोलेंगे। मतलब सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पेरिफेरी वाले हिस्से में ढेर सारे न्यूरॉन के साइटोन वाला हिस्सा प्रेजेंट है। तो एक्सॉन वाला हिस्सा कहां होगा? अंदर वाले हिस्से में होगा, व्हाइट मैटर होगा। ठीक है। सेरिब्रम जो होता है वो एक स्ट्रक्चर को घेरता है, थैलेमस कहते हैं। सेरिब्रम थैलेमस को चारों ओर से, थैलेमस भी किसका है? फोरब्रेन का ही पार्ट होता है। थैलेमस जो होता है ये सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग का सबसे बड़ा सेंटर है। इट इज दी मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। जो सेंसरी ने क्या इंफॉर्मेशन दुनिया भर से आ रही है, थैलेमस के पास आ रही है। क्या करना है आगे, इंफॉर्मेशन कितना बाहर भेजना है, ये सिग्नल, जितने सिग्नल्स होते हैं वो थैलेमस के बगैर नहीं गुजर सकते हैं। ठीक है। हाइपो मतलब नीचे, थैलेमस के नीचे एक हिस्सा होता है, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। इसमें कई सारे ऐसे सेंटर होते हैं जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, हमारे भूख को, हमारे प्यास ने। भूख का सेंटर, हंगर, सेंटर ऑफ हंगर हाइपोथैलेमस में, सेंटर ऑफ फॉर जो है वो थ्रस्ट हाइपोथैलेमस के, सेंटर टू कंट्रोल दी बॉडी टेम्परेचर हाइपोथैलेमस के, सेंटर ऑफ सटाइटी कि पेट भरा गया है, खाना नहीं खाना, हाइपोथैलेमस के। तो ऐसे कई सारे सेंटर यहां पे होते हैं। इसके अलावा यहां पर न्यूरो सेक्रेटरी सेल होती है। मैंने कहा ना, हाइपोथैलेमस ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करता है। ठीक है। यहां से हाइपोथैलेमिक हार्मोन निकलते हैं जिनको हम रिलीजिंग फैक्टर्स बोलते हैं, और ये जो हार्मोन होते हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर पेट के, लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, या लिम्बिक लोब। अब ये ब्रेन का वो हिस्सा होता है जिसके चलते हमको डर लगता है, गुस्सा आता है, प्यार आता है, एक्साइटमेंट आता है, फीलिंग्स जगती हैं, कोई अच्छा लगने लगता है, एक तरफा प्यार जाता है, दो तरफा पिटाई लगती है। तो कहने का मतलब ये वो सेंटर है जहां पे तमाम तरह की फीलिंग्स जो है प्रोसेस हो रही होती है। और मजे की बात ये है कि लोग कहते हैं ना सुगंध का बड़ा फर्क पड़ता है, परफ्यूम तब भी मत लगाना यार, है ना, बता रहा हूं लॉ साइंस के। तो क्या होता है भाई, नजल इपिथेलियम जो होती है ना उसका संबंध भी लिम्बिक सेंटर से जुड़ा होता है। तो जो आपने देखा होगा हमारी सब पूजा पाठ, आप चाहे किसी दरगाह पर जाएं, आप मस्जिद में जाएं आप, ठीक है, या मंदिर में जाएं आप, ठीक है, पूजा पाठ में जाएं आप, कहीं जाएं गिरजा, आप देखेंगे एक फ्रेग्रेंस होती चारों तरफ। मस्जिद के पास से निकलेंगे आप या आप दरगाह के पास से निकलेंगे, आपको एक लोभान की गंध आएगी, एक अलग तरह की। मंदिर के पास से निकलेंगे, अगरबत्ती की, चंदन की गंध आएगी, आपको आएगी। ईश्वर की में आप देखना कभी, मैं तो कई बार ना, मैं देखो मैं बिल्कुल एकदम से बोलते हैं ना कि मैं एकदम जो है वो सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूं। तो मैं तो हर जगह विजिट किया हूं। मैं इस्तांबुल गया तो मैं ब्लू मास्क के अंदर भी गया, मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा और जितने भी तीर्थ स्थान है सबका मैं बराबर सम्मान करता हूं। हर जगह से मैं कुछ सीखता हूं। ठीक है। तो मैंने हर जगह कुछ चीजें देखी, कॉमन होती है, सुगंध का होना, शांति। मैं कहता हूं तुम एकदम न्यूट्रल बन जाओ, कुछ मत सोचो, न्यूट्रल बन के सिर्फ तुम एक मंदिर के प्रांगण में जाके बैठो, मस्जिद के कैंपस में जाके बैठो, शांत, गुरुद्वारे के कैंपस में जाके बैठो, गिरजाघर में जाके बैठो, आप पाओगे चारों जगह पर असीम शांति है, एक पीस है। क्यों है नहीं मालूम कारण, साइंस नहीं बता पाएगा इसको। वो मंदिर में भी है, वो मस्जिद में भी है, वो गिरजाघर में भी है, वो गुरुद्वारे में भी है, पीस है। और शायद वही शांति ईश्वर है। और जब उसके लिए लड़ते हैं तो अशांति होती है, तो वो तो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो तो ईश्वर हो ही नहीं सकता बेटा, है कि नहीं सही बात। बहुत दुख होता है जब कभी ऐसी सांप्रदायिक न्यूज़ सुनते हैं, देखते हैं, तो बड़ा लगता है, मन को लगता है कि हमें दूसरा ग्रह खोजना चाहिए भाई, अर्थ पर भीड़ बढ़ रही है, हमें कुछ और खोजना चाहिए। और हम क्या खोज रहे हैं, क्या खोद रहे हैं, भगवान जाने। खैर खैर खैर,
लौट के वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। मैं कुछ बातें बोलता हूं जो अच्छी बुरी लग सकती हैं आपको बेटा, लेकिन सोचना जरूर, क्योंकि सोचोगे ना तो कुछ क्रांतिकारी करो, कुछ बेहतर करोगे आप, ठीक है। डिग्री नहीं चाहिए यार, डिग्री विथ वैल्यूज चाहिए, केवल डिग्री कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब लिम्बिक सिस्टम क्या है बेटा, तो हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर का जो इनर पार्ट होता है उसमें वो कई सारे डीप स्ट्रक्चर, जैसे एमेगडाला होता है, हिप्पोकैम्पस होता है। तो अब डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं, जैसे एमेगडाला हुआ, हिप्पोकैम्पस हुआ, ठीक है, और साथ में हाइपोथैलेमस को जोड़कर ये एक सिस्टम बनाता है जो सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, आपके इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, आपके एक्साइटमेंट, प्लेजर, गुस्सा, फियर के मोटिवेशन। जब कोई बोलता ना यस यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, वो लिम्बिक सिस्टम, कर सकता हूं, टिंग टिंग होता है एवरीडे। लोग कहते हैं कितना मोटिवेशन चाहिए तुमको, हर दिन मोटिवेशन की आवश्यकता है, हर दिन तुम्हें भूख लगती है, हर दिन तुमको प्यास लगती है, एवरी डे यू नीड अ मोटिवेशन। तभी मॉर्निंग मोटिवेशन मैं रोज देता हूं। इतना बताया कि कहानियां खत्म हो गई हैं, किससे खत्म हो गए, लेकिन हर दिन आता हूं तब भी आपसे बात करने, मुझे मालूम है एवरी डे ए पर्सन नीड्स काइंड ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। खैर, तो लिम्बिक सिस्टम होता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, फिर आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द फोरब्रेन एंड पोन्स ऑफ द हिंड ब्रेन के। ये कहां होता है, बीच में होता है ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस फोरब्रेन का और हिंड ब्रेन के पोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, के बीच में के। मिड ब्रेन की खास बात ये होती है, यहां से एक डक्ट निकलती है, उसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहते हैं, कैनाल होती है इसमें, उसे सेरिब्रल एक्वाडक्ट। तो सेरिब्रल एक्वाडक्ट कहां देखने मिलती है, मिड ब्रेन में देखने मिलती है हमको, ठीक है ना, क्लियर। मिड ब्रेन में आपको 4 स्वेलिंग दिखाई पड़ती हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो आपको याद रखना है बेटा कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध किससे होता है, ये होता है मिड ब्रेन से, के मिड ब्रेन से कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना का संबंध होता है, के। और ये कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है वो आपके साउंड है कि कोई आपको आवाजेगा गीतन, तो पलट के देखेंगे पीछे अपन, एकदम रिफ्लेक्स दे, कोई चीज आ रही है, झट से हमने उस तरफ देखा हमने, तो हमारे कई सारे रिस्पॉन्सेस को जो है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कंट्रोल करता है, देखने की, सुनने की क्षमताओं का, विजुअल और हियरिंग का बड़ा गहरा संबंध यहां पे होता है, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बात करूंगा। रेगुलर क्लासेस में मैंने दिखाया भी एक कैसा होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, किस तरह के न्यूक्लियाई होते हैं, उस पर भी बात किया हम लोगों ने, ठीक है ना, है ना। अब ये कि वो व्यर्थ नहीं है, वो बेटा वो पीवाईक्यू वाले और एनटी का डेटाबेस के कई सारे क्वेश्चन वो कवर करता है, ठीक है ना, इसलिए मिस मत करना उसको। फिर हिंड ब्रेन में पोन्स होता है, सेरिबेलम, मेडुला होता है, मेडुला को मेडुला ऑब्लंगेटा भी कहते हैं बेटा। पोन्स में फाइबर्स ट्रैक्ट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन को इंटरकनेक्ट करते हैं। सेरिबेलम जो होता है, इसमें भी जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स समान कई सारे गायरस सिल्का के समान उभार दिखाई पड़ते हैं आपको, ठीक है। इससे मोर न्यूरॉन को जगह मिल पाती है, ठीक है। देखिए हिंड ब्रेन, पोन्स, सेरिबेलम, तो हिंड ब्रेन में क्या क्या शामिल है, नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हिंड ब्रेन में क्या क्या शामिल है, ये नीट 2022 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सेरिब्रल एक्वाडक्ट किसमें होती है, मिड ब्रेन में होती है, ठीक है। हमने थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल की बात की, वेंट्रिकल ब्रेन में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वो हार्ट के वेंट्रिकल से अलग होते हैं। अभी बता दिया मैंने सब कि थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, ये सब लेटरल वेंट्रिकल्स ये ब्रेन के अंदर होते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम ब्रेन के वेंट्रिकुलर सिस्टम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर क्रैश कोर्स में, लेकिन रेगुलर क्लास में बताया गया है, ठीक है। The medulla of the brain is connected to the spinal cord. ब्रेन का मेडुला स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। मेडुला में सेंटर होता है रेस्पिरेशन के लिए, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए, गैस्ट्रिक सिक्रेशन के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडुला में क्या सेंटर होते हैं, हाइपोथैलेमस में क्या सेंटर होते हैं, ये हमने बात किया ऑलरेडी, क्लियर। तो मेडुला में रेस्पिरेशन का, कार्डियोवास्कुलर रिफ्लेक्सेस का, गैस्ट्रिक सिक्रेशन का सेंटर होता है, ठीक है। अब ब्रेन स्टेम का मतलब क्या है, ब्रेन का ऐसा हिस्सा जिस ऐसा लगता है जो कि हमें एक स्टेम के समान दिखाई पड़ता है, ब्रेन का ऐसा हिस्सा जो हमें एक स्टेम के समान दिखाई पड़ता है, जिसके ऊपर सेरिब्रल कॉर्टेक्स चारों ओर से लपटा हुआ दिखाई पड़ता है, लपेटा हुआ दिखाई पड़ता है, वो हिस्सा क्या है, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो ब्रेन स्टेम में क्या क्या शामिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रेन स्टेम में क्या क्या शामिल है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कनेक्शन के समान दिखाई पड़ता है, हमें जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, कंटिन्यूटी में दिखाई पड़ता है हमको, ये कंटिन्यूटी में दिखाई पड़ता है, जुड़ा हुआ हमको एक प्रकार से ये दिखाई पड़ता है बेटा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम कहते हैं, क्लियर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। अब आते हैं हम
रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है उस पर बात करते हैं। यहां पे हम इंपॉर्टेंट हिस्सा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हिस्सा। क्या होता है बेटा कि मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, कहीं पे कोई चीज गर्म रखी हुई थी, आप ऐसे खड़े में से बात कर रहा हूं, मैंने हाथ रखा एकदम से, अरे क्या हुआ, कोई आप जो है वो कुछ बात कर रहे थे किसी से, अचानक से कीड़ा आपको चलता दिखा, आपको लगा, आपने झट से सोचे बगैर आपने हाथ मारा, हटा दिया अपने। क्यों? कई बार हम अपने ब्रेन से सोचे बगैर रिफ्लेक्स एक्शन में काम करते हैं। आपको बता दूं मैं, मोस्ट ऑफ दी कार एक्सीडेंट जो होते हैं, अब सुनिएगा बात, मोस्ट ऑफ दी कार एक्सीडेंट जो होते हैं वो एक्सपर्ट ड्राइवर से होते हैं। बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है वो जब कार चलाता है तो वो ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करता, उसका स्पाइनल कॉर्ड, उसका रिफ्लेक्स एक्शन का वो ऑटोनॉमिकली अपने आप किधर गाड़ी कितना मोड़ना, कितना स्टीयरिंग मोड़ना, अपने आप कर रहा होता है। वो ड्राइविंग करते में जब नया नया होता सोचता है, अब आगे से वो टेंशन में रहता है, आगे से लेफ्ट मुड़ना है तो मुझे स्टीयरिंग लेफ्ट घुमाना पड़ेगा, मुझे गाड़ी स्लो करनी पड़ेगी, ब्रेक पे पैर रखना पड़ेगा, फिर धीमे से मैं मोड़ूंगा, देखूंगा कोई है तो नहीं आजू बाजू। तो नया नया आदमी बहुत सोच सोच के चलाता है गाड़ी। तो देखना नया आदमी बहुत कम है, थोड़ा बहुत कहीं किसी गाड़ी को लगाते में हिट कर दिया, ऐसा एक्सीडेंट होगा उसका। लेकिन एक्सपर्ट ड्राइवर जो होता है वो गाड़ी चला रहा है, उसको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे लेफ्ट मुड़ना, वो अपने आप उसको मालूम यहां जाना है तो ऑटोमेटिक उतना ही स्टीयरिंग घूमेगा कि लेफ्ट मुड़ना है, सामने कोई आ गया झट से खुद ही ब्रेक लगा देगा, मतलब सारा सिस्टम अपने आप चल रहा होता है। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे सड़क पे तेज रोड पे जो है वो 120 की स्पीड पे गाड़ी जा रही है, अचानक से कोई गली से कोई बाइक निकल के सामने आ रही है, तो वो सोचता नहीं वो इस बारे में कि मुझे बाइक वाले को उड़ा देना चाहिए कि भैया नहीं तो मैं गड्ढे में बाजू में गिर जाऊंगा, मेरे पूरी गाड़ी, मतलब वो सोच ही नहीं पाता। वो झट से रिफ्लेक्सली गाड़ी को लेफ्ट लिया, उसने लेफ्ट लिया तो सड़क से गाड़ी उतर के पेड़ में जाके लग गई। वो क्यों? उसने सीधा चलना क्यों नहीं चुना, उसने क्यों एकदम से लेफ्ट ले लिया? वो रिफ्लेक्स था उसका कि उसको बचाने के लिए उसने ट्रेनिंग लिया था, तो उसने वैसा कर डाला। कई चीजें हम ऐसे करते हैं लाइफ में। अब ये सिस्टम इसका कैसा कनेक्टेड है, किस प्रकार कनेक्टेड है इसका, कि कई चीजें हम देखो, कई चीजें लर्न करने के बाद हमारी रिफ्लेक्सेस में आ जाती हैं वो चीजें, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्स एक्शन में कई बार आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो उसको ब्रेन को बाद में मालूम चलता है, पहले डिसीजन हो चुका होता है करना कैसे, एक पाथ बन चुका होता है, इंफॉर्मेशन आया, इंफॉर्मेशन आके एक्शन हो गया तुरंत, और ब्रेन को बताया कि भैया ये हुआ, हो गया, ये कर दिया हमने, है ना, ये हुआ है, ये तुम समझ जान लो। लेकिन बचाने के लिए बहुत जरूरी था। सोचते ये गर्म था, हाथ लगाते, जल रहा होता, जल रहा है क्या, हटा लूं, तब तक जल चुका होता। ब्रेन ने कहा कि तेरे पे भरोसा नहीं, गर्म ऑब्जेक्ट हाथ लगाया, झट से पीछे हट गया। क्यों? रिफ्लेक्सेस। अंधेरा कमरा था, कमरे में अंदर इंटर किए, छोटे वाले भाई ने नकली सांप लाके पटक दिया, बिस्तर पे के देखा जी, मम्मी दौड़ के बाहर आया, डर कर, जान बचाने का रिफ्लेक्स होता है कि नहीं होता? होता ना। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स इन ए पेरिफेरल नर्व स्टिमुलेशन दैट ऑकर्स इनवॉलंटरी, के ऐसा रिस्पॉन्स जो इनवॉलंटरी आपकी मर्जी के बगैर रहता है उसे रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स पाथवे में कम से कम सूचना को लाने वाला एक न्यूरॉन चाहिए होता है हमको, कम से कम एक सूचना को वापस ले जाने वाला हमको न्यूरॉन चाहिए होता है, मतलब एक अफेक्टर न्यूरॉन और एक जो है वो एक एफरेंट न्यूरॉन और एक जो है वो इफरेंट न्यूरॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे दोनों जो कनेक्टेड होते हैं आपस में, सीएनएस के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है, पर ब्रेन इसमें डिसीजन नहीं लेता, ये सब कुछ होता है इनवॉलंटरी होता है, और इसमें मेजर रोल प्ले करता है स्पाइनल कॉर्ड, इसमें मेजर रोल प्ले करता है। जैसे कि नी जर्क रिफ्लेक्स की हम बात करें, ठीक है, जैसे आपने यहां पे इस टेंडन पे आपने से हिट किया, हिट करोगे टेंडन पे आप, तो आपका नी आगे की ओर चला बढ़ जाएगा, आगे के, है ना, आगे बढ़ जाएगा वो, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो आपने क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो एफरेंट पाथ, ब्लू वाला न्यूरॉन देखो, एफरेंट पाथवे इंफॉर्मेशन को लेकर आया वो कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड ने जो है झट से डिसाइड किया और इफरेंट पाथवे से इंफॉर्मेशन भेजा उसने, जो है वो वापस से मसल तक भेजा उसने, और जो है नी को आगे की ओर जो है वो बढ़ा दिया गया, इसको के नी को जर्क दिया गया उस चोट से बचने के लिए, तो नी जर्क रिफ्लेक्स से, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इमेज है बेटा, याद रखना है इसमें। तो रिफ्लेक्स एक्शन में क्या चाहिए आपको एफरेंट पाथ न्यूरॉन चाहिए, आपको इफरेंट न्यूरॉन चाहिए, ठीक है ना।
एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन को कनेक्ट करने वाला होता है इंटरन्यूरॉन, ठीक है। दिस सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं वो सभी तरह की चेंजेस को डिटेक्ट, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। वो स्टिमुलस जो लाइट के स्टिमुलस को रिसीव कर रहा है वो आई, जो साउंड के वाइब्रेशन को रिसीव कर रहा है वो ईयर, हीट को रिसीव कर रहा है स्किन, ठीक है, दबाव को प्रेशर, सुगंध को नोज, है ना, स्वाद को मुंह में खाया टेस्ट आया गस्टरी रिसेप्टर। तो मतलब रिसेप्टर्स क्या होते, सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं, जो सेंस जो इंफॉर्मेशन को अंदर लेके आते हैं। अब देखो जैसे इसमें लिखा है नोज के बारे में, नाक में क्या होता है बेटा, नोज में म्यूकस नजल एपिथेलियम में म्यूकस कोटेड रिसेप्टर होते हैं, और जो कि स्पेशलाइज होते हैं स्मेल को सेंस करने के लिए। सेंस जो होती है, स्मेल जो होती है, इट इज ड्यू टू दी ओडोरीफेरस पार्टिकल, ये ओडोरीफेरस पार्टिकल के थ्रू होती है, ठीक है। और ये ओडोरीफेरस पार्टिकल केमिकल्स होते हैं, बेसिकली केमिकल होते हैं। याद रखना, हमारी टंग, हमारी जीभ भी केमिकल सेंस करती है। जो तुम खाना खाते हो उसमें केमिकल होते हैं, उससे स्वाद आता है। कोविड-19 का एक बड़ा सिम्टम, कोविड की बीमारी का एक बड़ा सिम्टम था कि मुंह का स्वाद चला जाता है, खाना गंदा लगता है खाने में, ठीक है। वो न्यूरॉन्स को ऐसा चेंज करता है कि आपको खाना खाओगे लगे रबड़ खा रहे हो आप। जो पहली वेव आई थी, सेकंड वेव आई थी, उसमें बिल्कुल ये सिम्टम देखने मिले थे, ठीक है। फिर तो जो हमारा टंग होता है वो भी केमिकल सेंस करता है, नोज भी केमिकल सेंस करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये सेंस करता है स्मेल को। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमको देखने मिलते हैं नजल एपिथेलियम में, ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं, और ये इसमें 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं इसके अंदर के। फिर जो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से केमिकल्स को रिसीव करती है, और ये क्या करती है, ये ऑल्फैक्टरी बल्ब के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजती है ब्रेन के लिम्बिक सिस्टम तक। ऑल्फैक्टरी बल्ब वो हिस्सा है जहां पर जो है वो ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं और वहां तक भेजते हैं। और ये ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वहां पर बेसिकली क्या है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ये, और ये इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजता है, ठीक है ना। नोज और टंग दोनों के दोनों केमिकल्स के डिसॉल्व केमिकल है, जो एयर में केमिकल्स हैं उसको नोज से महसूस कर लेते हैं हम, और जो फूड के अंदर है वो टंग से कहते हैं महसूस, ठीक है ना। तो दोनों के फंक्शन सिमिलर टाइप के होते हैं, इंटररिलेटेड। इसीलिए अच्छा खाना जो होता है ना उसमें स्वाद भी होता है, सुगंध भी होती है। कई बार खाना स्वाद में अच्छा पर सुगंध अच्छी नहीं तो आप खाओगे नहीं, आप सोच के। द गुड फूड इज, क्या बोलते हैं उसके लिए, एक साइंस होता है उसको, गैस्ट्रोनॉमिक साइंस बोलते हैं। गैस्ट्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फूड की सुगंध, फूड का स्वाद, उस पर लोग काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम यहां पे, अब बात करेंगे हम आईज की, ठीक है, सेंस ऑर्गन आई। अब देखो बेटा, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा होता है, लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल टू दी पॉइंट बात करेंगे इसमें हम, ताकि हम जो है जल्दी से इसको रिवाइज कर सके, रिकॉल कर सकें। आई कहां होगा, आई सॉकेट में होगा, आई ऑर्बिटल में होगा, ठीक है, आई ऑर्बिट में, स्कल के अंदर, ठीक है, ठीक। जो आई बॉल है वो ऑक्यूलर मसल से जुड़ा होगा, किनसे, ऑक्यूलर मसल, जो हमारी आंखों को मूव कराएगा, ठीक है, ऑक्यूलर मसल से जुड़ा होगा, ठीक है ना। सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस पढ़ाया है ना हमने, अभी एनसीईआरटी में नहीं है तो उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी क्या देख रहे हो आप, आपके सामने दिखाई पड़ रहा है आई में क्या दिखाई पड़ रहा है, लेंस दिखाई पड़ रहा है, आइरिस दिखाई पड़ रहा है, कॉर्निया, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, रेटिना, सीलरी बॉडी, फोबिया, ब्लाइंड स्पॉट, कोरॉइड, स्क्लेरा, सब बातें याद रखना, ठीक है, ठीक है, ठीक। सबसे बाहर वाली लेयर है स्क्लेरा, बीच वाली है कोरॉइड, अंदर वाली है रेटिना, ठीक है, क्लियर, ठीक। जिस पॉइंट से आंखों से पूरी नर्व बाहर निकल रही है उस पॉइंट पर आप देख नहीं पाओगे, वहां से नर्व इकट्ठी बाहर निकलते, वो है ब्लाइंड स्पॉट, यहां से ऑप्टिक नर्व बाहर निकलती है। जिस पॉइंट पर सबसे अधिक लाइट को आप महसूस कर पाओगे, सबसे अच्छा क्लैरिटी के साथ देख पाओगे, वो फोबिया वाला पॉइंट है ये, ठीक है। फिर जो रेटिना पर लाइट को भेजेगा, फोकस करेगा, वो लेंस है, लेंस लाइट को फोकस करता है रेटिना पर, ठीक है ना, ठीक। जो स्क्लेरा का अगला वाला हिस्सा जो आई बॉल में प्रेजेंट है वो कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस चैम्बर है, लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर है, ठीक है।
कोरॉइड का भाग आगे जाकर जो है क्या बना रहा है, वो सीलरी बॉडी को बना रहा है वो, ठीक है। तो ये जो टर्म आते चले जा रहे हैं इनके ये क्या है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब टंग का बारे में बात कर लिया हमने, गस्ट्रेटेड रिसेप्टर टंग में होते हैं। अभी हम आई की बात करेंगे। आई हमारे स्कल में सॉकेट में होती है, हम आई ऑर्बिट कहते हैं। एडल्ट ह्यूमन आई जो है वो आई वॉल जो होती है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती है, और आई की जो वॉल होती है, इसकी जो वॉल होती है इसमें 3 लेयर होती है। इसमें सबसे बाहर वाली लेयर होती है स्केलरा, जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। स्केलरा जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। फिर एंटीरियर पोर्शन जो होता है स्केलरा का, उसे कॉर्निया बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के सबसे बाहर वाली आई लेयर क्या है, स्केलरा। स्केलरा का जो एंटीरियर पोर्शन होता है उसे वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है, ठीक है। और स्केलरा डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। मिडिल लेयर को हम कोराइड बोलते हैं। कोराइड में जो है वो कई सारी ब्लड वेसल्स होती हैं और ये ब्लूइश कलर की दिखाई पड़ती है। कोराइड जो होती है वो हमारी आई बॉल के पोस्टीरियर 2/3 पार्ट में थिन होती है, लेकिन एंटीरियर पार्ट में ये थिक होती है, थिक होकर बनाती है सीलरी बॉडी। तो अगला क्वेश्चन ये कि सीलरी बॉडी किस आई बॉल की लेयर से बना होता है, तो सीलरी बॉडी जो है कोराइड से बना होता है एंटीरियर पार्ट में, ठीक है ना। ठीक है, सीलरी बॉडी जो होता है ये आगे की तरफ जो है वो ग्रो करता है और ये एक पिगमेंटेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम आइरिस बोलते हैं। आइरिस पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है जो हमारी आंखों कलर की किसी की, ठीक है। ये काली काली आंखें तुरुरु, ठीक है, फिर कौन सा गाना था वो, ठीक है। नीली आंखें भी होती है, हरी आंखें भी होती है, ठीक है। एक भूरी भूरी आंखों से भी एक कोई गाना सुना मैंने, ठीक है। तो ब्राउन आईज, ब्लू आईज, ग्रीन आईज, ठीक है। भारती की आईज है ब्लूइश ग्रीन टाइप की आईज है, ब्लैक है। तो जो आई का कलर है वो किसका है, वो आइरिस का कलर है, आइरिस के पिगमेंट का कलर है वो, ठीक है। वो आइरिस के पिगमेंट का कलर होता है वो, ठीक। आइरिस में विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का। ये आई बॉल जो होता है उसमें ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन प्रोटीन से बना हुआ लेंस होता है, जो कि लिगामेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि लिगामेंट के थ्रू जुड़ा होता है, सीलरी बॉडी से जुड़ा होता है, सीलरी बॉडी से लिगामेंट के थ्रू ये जुड़ा होता है, ठीक है। और इन फ्रंट ऑफ लेंस के आगे एक एपर्चर होता है जिससे कि लाइट अंदर आती है, जो आइरिस के बीचों बीच में एक छेद है, आइरिस के बीचों बीच में एक गैप होता है जो एक छेद को घेर रहा होता है। मतलब आइरिस इस कवरिंग ए पोर्शन जो हम होता है, आंख की पुतली फैल गई, नैरो हो गई, बेसिकली वो आइरिस का साइज होता है कम ज्यादा होना, ठीक है। तो जो गैप होता है जहां से लाइट अंदर आती है उसे प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ प्यूपिल जो होता है उसे कंट्रोल करता है आइरिस का मसल फाइबर कंट्रोल करता है। यानी जब हम अंधेरे में होते हैं तो आंख की पुतली फैल जाती है, जो कि जो है आइरिस का मसल, आइरिस का जो है वो साइज, प्यूपिल का साइज बड़ा होने करता है, ठीक है। और आइरिस जब कांटेक्ट करेगा अपना तो क्या होगा, तब जो है वो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, ठीक है। इनर लेयर जो होती है वो रेटिना होती है और इसमें न्यूरल सेल पाई जाती है। इसमें के इनसाइड से आउटसाइड की बात करें हम तो अंदर से बाहर तरफ बात करें हम, अंदर मतलब आई बॉल से बाहर तरफ के, तो गैंग्लियन सेल होंगी, बाइपोलर न्यूरॉन होंगे और फोटोरिसेप्टर सेल पाई जाती है इसमें, ठीक है ना। क्लियर, तो ध्यान से बात सुन के क्या बोल रहे हैं हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी आई होती है वो आई ऑर्बिट के अंदर होती है और ये इसमें 3 लेयर होती है। बाहर वाली लेयर स्केलरा होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, और ये इसी लेयर का अगला हिस्सा जो है वो क्या बनाता है, वो कॉर्निया बनाता है, ठीक है। मिडिल लेयर कोराइड होती है, कोराइड पीछे पतली होती है, एंटर 1/3 में थिक होती है और सिलरी बॉडी में आती है। सिलरी बॉडी आगे जाके जो है आइरिस को बनाता है, आइरिस पिपिल को घेरता है, ठीक है। अंदर लेयर होती है रेटिना, यही तो है और क्या है बताओ, ठीक है ना। अब जो बताया है उसके हिसाब से इमेज को एक बार ध्यान से देखिए आप, है ना बेटा, इमेज को एक बार ध्यान से देखिए आप, ठीक है। मतलब कोई इतना कठिन नहीं है बेटा ना कि हम जो ये घबराएं इसको लेके। हम कठिन तो आएगा एमबीबीएस में, किताबें बोलेंगी कि बेटा अभी तक तुम मजाक कर रहे थे तुम, ठीक है ना, तू पढ़ के आए हो ह्यूमन फिजियोलॉजी, अभी आओ मेडिकल एमबीबीएस की किताब देखो खोल के। वो विलियम एफ गेनोंग भाई साहब जो है ऐसा लिखते हैं वो कि एक पैराग्राफ को लिखना शुरू करते हैं और का खत्म करना, फुल स्टॉप लगाना वो सोचता ही नहीं आधे बंदा मतलब शुरू क्या लिखा, मतलब क्या एक पन्ना हो गया भैया, कहीं तो फुल स्टॉप लगा दे, रोक तो दे तेरा स्टेटमेंट। मेडिकल की किताब है, एमबीबीएस फर्स्ट की बुक, ऐसा लगता है
इससे बढ़िया तो नीट की तैयारी थी। क्यों? पतली एनसीईआरटी को रटने का बहुत था शौक। एनसीईआरटी रट लूं, एनसीईआरटी रट लूं, ये क्या है? इतनी मोटी किताब उठा के फेंक दी सर पे, ले पढ़, एग्जाम है। प्रोफेसर सीधे मुंह बात नहीं करता। प्रोफेसर तुम कितने ही होशियार हो, तुम नीरा गधा समझेगा वो, ठीक है। मतलब दुनिया ही अलग है, पूरी उलट पुलट हो गया कि वो तो उलट पुलट हो गया, हम तो होशियार थे, क्या हुआ हमारे साथ में? दुनिया अलग है, ठीक है। अभी पहुंचोगे तो मजा आएगा, ठीक है। फिर याद करोगे जितेंद्र सर ने कहा था कि दुनिया अलग है, ठीक है। तब हम तब भी आपके साथ है, सिलेक्शन के पहले भी, सिलेक्शन के बाद भी आपके साथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। हाँ, तो अभी हम समझ गए बेटा कि जो है वो क्या स्ट्रक्चर होते हैं इसमें के, ठीक है। अभी हमको समझ में आया आइरिस क्या होता है, लेंस क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, सिलरी बॉडी क्या होती है, रेटिना क्या होता है, स्क्लेरा क्या होता है, कोराइड क्या होता है। ये बातें तो समझ लेना हमने, क्लियर। ये स्ट्रक्चर इससे समझ गए कि भाई स्क्लेरा आउटर लेयर है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, सामने तक कॉर्निया में आता है वो, ठीक है। फिर मिडिल लेयर कोराइड है, पीछे पतला होता है, आगे थिक होकर वो सिलरी बॉडी में आता है। सिलरी बॉडी से आइरिस निकलता है, आइरिस जिस गैप को घेरता है वो प्यूपिल होता है। प्यूपिल कहां है? प्यूपिल ये है, दिस इज द प्यूपिल वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है। लेंस लिगामेंट पे लगे होते हैं, ऑकुलर लिगामेंट पे लगे होते हैं। फिर क्या देख रहे हैं आप, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तरह की फोटोरिसेप्टर सेल होती हैं, रॉड्स एंड कॉन्स। इनमें लाइट सेंसिटिव प्रोटीन होते हैं, फोटोपिगमेंट्स, ठीक है। कौन जो है वो दिन में देखने में हेल्प करते हैं, फोटो एट्रोपिक होते हैं। कलर विजन में हेल्प करते हैं। कौन? तीन तरह के कौन होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर को हम सेंस करते हैं, और जो दूसरे कलर दिखाई पड़ते हैं वो इन्हीं के मिक्सचर के कारण दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। मतलब बेसिक कलर क्या होते हैं आपके, वो रेड, ब्लू एंड ग्रीन होते हैं, और इसके लिए हमारे बॉडी में, हमारी आईज में जो है वो जो है फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं, जो कोन्स के फॉर्म में होती है। रॉड जो होते हैं वो नाइट विजन में, कम लाइट इंटेंसिटी में देखने में हमारी वो हेल्प करते हैं, रॉड्स के। तो स्कोटोपिक विजन मतलब नाइट, लो इंटेंसिटी में, अंधेरे में देख पाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्पल रेड प्रोटीन होता है, रोडोप्सिन बोलते हैं, विजुअल पर्पल कहते हैं, और ये विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है। इसलिए गाजर खाने से आंखें अच्छी होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें रेटिनॉल होता है, जिसमें कैरोटीनॉइड होते हैं, और वही कैरोटीनॉइड कन्वर्ट होते हैं जो है विटामिन ए में कन्वर्ट होते हैं आपके, ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, कंपोनेंट होता है इसका। इसलिए विटामिन ए की कमी से जो है नाइट ब्लाइंडनेस आती है। द ऑप्टिक नर्व जो है, आंखों के ऑप्टिक नर्व जो है वो आईबॉल से यहां से निकलती है, वहां पर उस पॉइंट पर जो है वो आप देख नहीं पाते हैं, वहां पे फोटोरिसेप्टर सेल्स नहीं होती हैं, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं हम, ठीक है ना, ठीक। अब देखो ऐसा यदि मान लो ईश्वर ने कितना जबरदस्त अरेंजमेंट किया है, यदि आई बॉल में ब्लाइंड स्पॉट है तो आप कुछ भी देखते हैं तो एक छेद दिखाई पड़ता है आपको, एक काला धब्बा दिखाई पड़ता है आपको, पर असली में तो हमको ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। असली में तो हमको ऐसा काला धब्बा दिखाई नहीं पड़ता है। हमारी आई जो रेटिना पे पीछे जहां इमेज बन रही है, वहां पे बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फोटोरिसेप्टर सेल नहीं है, तो कायदे में एक छेद, एक काला धब्बा सब जगह दिखना चाहिए था, पर वो हमको नहीं दिखता, क्योंकि उसके पास में ही एक ऐसा सेंटर बना दिया उन्होंने जिसने इतना अधिक फोटोरिसेप्टर सेल प्रेजेंट है कि वो उसको ओवरलैप करता है ना, उसका जो इमेज बनता है ना, वो इमेज उस धब्बे को ओवरलैप कर लेता है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एट द पोस्टर पोल ऑफ द आई बॉल में ब्लाइंड स्पॉट से लेटरल, ब्लाइंड स्पॉट से लेटरली यदि देखें तो एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट दिखाई पड़ता है, उसे मैकुलर लूटिया बोलते हैं। उसमें बीच में एक जगह होती है, उसे फोबिया कहते हैं। फोबिया में जो है वो कोन डेंसली पैक्ड होते हैं, इतना डेंसली पैक्ड होते हैं कि यहां पर सबसे अच्छी विजुअल इक्विटी मिलती है, सबसे अच्छा यहां पर रिजोल्यूशन मिलता है, सबसे अच्छा यहां पर दिखाई पड़ता है, और ये अच्छी वाली इमेज उस ब्लाइंड स्पॉट के धब्बे को कवर कर लेती है, तो हमको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, फोबिया क्या होता है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, इस पर बात किया हमने, है ना बेटा, क्लियर। सब को डायग्राम को समझना है बेटा, एग्जाम में डायग्राम आता है कई बार, ठीक है। चलिए अब जो जगह कॉर्निया और लेंस के बीच में है, एक्वस चैम्बर, वाटरी फ्लूइड होता है इसके अंदर, एक्वस ह्यूमर बोलते हैं उसको। जो जगह लेंस और रेटिना के बीच में विट्रस चैम्बर, इसमें ट्रांसपेरेंट जेल भरी होती है, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं इसको हम के। लाइट रे जो विजिबल लेंथ की होती है, जो हम देख सकते हैं 400, 700
नैनोमीटर वाली, वो रेटिना पर फोकस होती है, कॉर्निया और लेंस जो है वो रेटिना थ्रू, कॉर्निया एंड लेंस के थ्रू वो रेटिना पर फोकस होती है, और जो है रॉड्स एंड कॉन्स जो है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं। फोटो पिगमेंट जो होते हैं ह्यूमन आई के, जैसे उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑप्सिन, एक प्रोटीन होता है उसमें, एक होता है रेटिनल जो कि विटामिन ए का एल्डिहाइड कंपोनेंट होता है, ठीक है। लाइट जब भी आती है तो ये क्या करती है, रेटिनल को ऑप्सिन से डिसोसिएट करती है, और इससे मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाती है, और मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी चेंज होगी तो करंट पैदा होगा, नर्व इंपल्स पैदा होगी। तो सारा खेल केवल इस बात का, याद रखो हर जगह पे जो सच है वो करंट सच है। एवरीवेयर व्हाट इज ट्रू इज करंट। कैसे बनता है करंट, इसकी बात है। आपने देखा लाइट ने एक पिगमेंट को तोड़ा, तोड़ने पर करंट बन गया, और वो करंट को, यानी जब आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन लेता है तो वो करंट लेता है। देखते तो हम, और इसको सोचो आप, ब्रेन इसको समझ पा रहा है कि बाहर क्या दिख रहा है, आंखें खिड़की के समान है, तो वहां से करंट ने क्या हुआ कि जैसे लाइट आया, लाइट हिट हुआ तो रेटिनल ऑप्शन से अलग हुआ तो उससे जो है वो मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी में चेंज आया, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ और एक सिग्नल पैदा हुआ, और ये ब्रेन तक पहुंच गया, ठीक है। क्लियर। अब आई का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। कुछ नहीं था, एकदम सिंपल बेटा, एकदम सिंपल, ठीक है ना। क्लियर, एकदम सिंपल था, कुछ था ही नहीं ऐसा कठिन इसमें, है ना। आई बेटा बात समझ में। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना टर्मिनोलॉजी, फोबिया क्या, ब्लाइंड स्पॉट क्या, कोराइड क्या, स्केलरा क्या, रेटिना क्या, सिलरी बॉडी क्या, के क्योंकि ये बहुत अपने आप में आंखों का साइंस बहुत डिटेल है। एक अलग से मेडिकल ब्रांच है ऑप्थेल्मोलॉजी, तो तुमसे वो बहुत डिटेल में जाके आंखें नहीं पूछेंगे, तुमसे कीवर्ड पूछेंगे, एनसीईआरटी में जो रखा वो चीजें पूछेंगे, इसलिए याद रखना उसको, ठीक है। क्लियर। अब मैंने कहा आपसे कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं ऑप्टिक नर्व से, कि विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचेंगे। विजुअल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा जो है वो, विजुअल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा ब्रेन का जो होता है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और बतलाएगा आपको कि आप क्या देख रहे हो, आपकी मेमोरी के आधार पे बतलाएगा आपको वो चीज, ठीक है। अब ईयर्स की बात करते हैं, सुनने की बात करते हैं, ठीक है। ईयर के दो इंपॉर्टेंट सेंसरी फंक्शन होते हैं, एक तो हियरिंग और दूसरा होता है बॉडी बैलेंस को मेंटेन करना, के हम हियरिंग को प्राइमरी फंक्शन समझते हैं, पर रिमेंबर माय वन थिंग कि जो बॉडी बैलेंस को बनाए रखना सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ईयर का, ठीक है। जब कभी आपको बार बार चक्कर आ रहे हो, आप जब लेटकर उठते हो, लेटकर आप उठते हो और अक्सर चक्कर आता हो आपको, एक आध बार चलो मान लिया हमने वर्टिगो, कि खड़े खड़े चक्कर आके गिर गए, सो के उठ रहे हैं चक्कर आ गया, या उठ के नीचे बैठे चेयर पे चक्कर आ गया, तो ये क्यों होता है? छोटे बच्चे थे ऐसे गोल 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 घूमते थे, जोर जोर से गोल गोल घूमे और छोड़ दिया, चक्कर आ गया, क्यों? ये बॉडी बैलेंस करने का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ईयर के पास है। जब कभी ऐसा चक्कर आने की बीमारी होती है, वर्टिगो होता है ना, तो जिस डॉक्टर को दिखाना चाहिए वो है नंबर 1 ईएनटी सर्जन। सबसे पहले ईएनटी वाले डॉक्टर के पास जाइए और फिर न्यूरो फिजिशियन को दिखाइए, ठीक है। यदि ईएनटी वाला आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, देन गो फॉर द न्यूरो फिजिशियन, ठीक है। हम लोग ऐसी चक्कर वाली समस्या को कई बार हम लोग ऐसे ठीक कर लेते थे। इप्लेज मैन्योर करके एक होता है कि आदमी को लिटाकर उसको अलग अलग पोस्चर चेंज करके हम लोग ठीक कर लिया करते थे पहले, जब मेडिसिन में था तब, ठीक है। तो ईयर जो है उसके सुनने में हेल्प करता है, बॉडी बैलेंस मेंटेन करके। हमारे कान के 3 मेजर सेक्शन होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर जो होता है वो उस बाहर, ईयर पिन्ना मैमल्स का फीचर, मैमल्स का फीचर होता है ईयर पिन्ना, जो ईयर पिन्ना मैमल्स के अंदर देखने मिलते हैं आपको, ठीक है। फिर होता है बाहर एक कैनाल है, वो एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस का आता है, ईयर कैनाल बोलते हैं इसको हम, के पिन्ना साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करता है, रिसीव करता है, और जो है ये ऑडिटरी मीटस या ईयर कैनाल से ये इंफॉर्मेशन कहां पहुंचती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक के। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम इस कैनाल के एंड में होता है, जैसे कान का पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा बोलते हैं। ये जो ट्यूब दिखाई पड़ रही है क्या, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस होता है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये ईयर पिन्ना है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ये, ठीक है, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा, ठीक है ना। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कंपन हुआ, ये कंपन जो है वो मिडिल ईयर, जहां पर कि मेलियस, इनकस और स्टेपिस नाम की बोन प्रेजेंट है, जिन्हें ईयर ऑसिकल बोलते हैं। 3 छोटी छोटी बोन होती है, बॉडी की सबसे छोटी छोटी बोन होती है स्टेपिस, या इनमें कंपन हुआ और इन्होंने इस कंपन को जो है कहां दिया, इंटरनल ईयर को सप्लाई कर दिया उन्होंने उसको, ठीक है ना। क्लियर।
मिडिल ईयर में एक ट्यूब होती है जिसे यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, जो मुंह के और कान के प्रेशर को एक समान मेंटेन रखती है उठ के, ताकि बाहर का प्रेशर और कान के अंदर के प्रेशर में फर्क ना आ जाए तो पर्दा फट जाएगा। ठीक है, तभी कभी जुकाम होता है तो फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक रहती है, कान तेज दर्द करता है। ठीक है, ईयर वैक्स जो होता है, वेरी फाइन हेयर्स और वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड हमको जो है वो ईयर पिन्ना और मीटस में देखने मिलती है, और ये धूल को, डस्ट को या बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को रोकता है वहां पर। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होती है, एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है, जो कान का पर्दा है, आउटसाइड कनेक्टिव टिश्यू से कवर होती है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, आउटसाइड स्किन इसमें होती है, इनसाइड इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। मिडिल ईयर में 3 ऑसिकल होते हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपिस के चेन लाइक फैशन में जुड़े होते हैं। मेलियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है, और स्टेपिस जो अंदर जो है वो कॉक्लिया से जुड़ा होता है, ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से जुड़ा होता है। उठ के ईयर ऑसिकल जो होते हैं वो जो साउंड वेव का वाइब्रेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, और इसलिए ये ओवल विंडो के थ्रू कॉक्लिया था, कॉक्लिया इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर, वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाती है। यूस्टेशन ट्यूब जो होता है मिडिल ईयर कैविटी को फेरिंग्स से कनेक्ट करता है, नैरो फेरिंग्स वाले हिस्से से कनेक्ट करता है, और ये प्रेशर को जो है वो ईयर ड्रम के अंदर और बाहर प्रेशर को ये इक्वलाइज करता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल देखा, पिन्ना देखा हमने, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देखा हमने, यूस्टेशन ट्यूब को देखा हमने, मेलियस, इनकस और स्टेपिस की हमने बात की यहां पे। ठीक है, फिर जो इनर ईयर होता है वो फ्लूइड फील्ड होता है, और जो इसे क्या बोलते हैं, लैब्रिंथ बोल के, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर, फ्लूइड फील्ड इनर ईयर को क्या बोलते हैं बेटा, लैब्रिंथ कहते हैं। इसके 2 पार्ट होते हैं, इसका एक बोनी पार्ट होता है और एक इसका मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ पार्ट होता है। बोनी पार्ट जो होता है उसमें आपको चैनल्स दिखाई पड़ते हैं, आपको ऐसे चैनल्स दिखाई पड़ते हैं, आपको जो इसमें ऐसे चैनल्स आपको उसमें दिखाई पड़ते हैं, और ये चैनल्स जो होते हैं इनके अंदर आपको मेम्ब्रेनस लिब्रिन दिखाई पड़ता है, जो एक फ्लूइड को घेरता है, और जो विच इज सराउंडेड बाय, जो फ्लूइड से घिरा होता है, इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिलिम्फ कहते हैं। बोनी लिब्रिन जो होता है एक सीरीज ऑफ चैनल के समान दिखाई पड़ता है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स दिखाई पड़ती हैं आपको उसमें। ठीक है, और जो आपका मेम्ब्रेनस लिब्रिन, इन चैनल के अंदर मेम्ब्रेनस लिब्रिन होता है जो कि घिरा होता है किससे, पेरिलिम्फ से घिरा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस लिब्रिन के अंदर जो फ्लूइड भरा है वो एंडोलिम्फ है, और बाहर जो फ्लूइड है, यानी जो बोनी लिब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के बीच में फ्लूइड है वो पेरिलिम्फ है, और मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ के अंदर जो, लिब्रिंथ मतलब इनर ईयर, मेम्ब्रेन वाले इनर ईयर के अंदर जो भरा हुआ है वो एंडोलिम्फ है आपको। ठीक है, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ में एंडोलिम्फ भरा होता है। द कॉइल्ड पोर्शन ऑफ लेब्रिंथ, लेब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन, लेब्रिंथ का जो कॉइल्ड पोर्शन होता है उसे कॉक्लिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉक्लिया बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन कॉन्स्टिट्यूटिंग कॉक्लिया, मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो कॉक्लिया के अंदर आपको देखने मिलती है उनका नाम है रिसनर्स मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के कई बच्चे इस हिस्से को छोड़ते हैं, मैं कहता हूं आपसे याद कर लेना चाहिए कौन सी मेम्ब्रेन होती है। कि जो आपका कॉक्लिया वाला हिस्सा होता है वहां पर आपको मेम्ब्रेन देखने मिलती है, रिसनर मेम्ब्रेन और बेसिलर मेम्ब्रेन के, जो कि पेरिलिम्फ को, जो कि बोनी, जो डिवाइड दी सराउंडिंग पेरिलिम्फ फील्ड बोनी लिब्रिंथ इनटू अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड लोअर स्केला टिम्पेनेट के, जो कि क्या करती है बेटा, जो बोनी लिब्रिंथ का जो पार्ट होता है उसमें पेरिलिम्फ को 2 अलग अलग हिस्सों में बांट देती है, एक स्केला वेस्टिबुलाई और दूसरा होता है स्केला टिम्पेनाई। देखते हैं, देखो पहले तो हम इसको समझते हैं, ये तो समझ में हमको आया कि कॉक्लिया, कॉक्लियर नर्व, ठीक है ना, और ये स्टेपिस ओवल विंडो कनेक्ट करके, दिस इज द कॉक्लिया। तो देखो ये दिखाई पड़ रहा है आपको, सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई पड़ रही है आपको, सेमी सर्कुलर कैनाल दिखाई पड़ रही है आपको, ये आपको कॉक्लिया वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है। इस कॉक्लिया वाले हिस्से के अंदर हमने झांक कर देखा, हमने अंदर झांक के देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ा हमें इसमें देखो क्या दिखाई पड़ा, हमें दिखाई पड़ा ये वेसिलर मेम्ब्रेन, रिसनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, रिसनर, और ये है क्या बेटा, ये स्केला मीडिया और स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है, क्लियर। और आप देख रहे हो जो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई प्रेजेंट है उसके ऊपर टेक्टोनल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज द मेन पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो हियरिंग के प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करता है और जिसके थ्रू हम जो है वो सुन पाते हैं, वो ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है। तो अभी ध्यान से बात सुनना बेटा, कि पहले पढ़ते हैं फिर एक बार दोबारा इमेज देखेंगे हम, ठीक है ना, पहले पढ़ते हैं लिखा क्या उसको। दी स्पेस विद इन दी कॉक्लिया को क्या बोलते हैं हम, स्केला मीडिया बोलते हैं, इसमें एंडोलिम्फ भरा होता है। कॉक्लिया के अंदर जो स्पेस जहां पर के एंडोलिम्फ भरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्केला मीडिया कहते हैं, ठीक है ना, ठीक।
एट द बेस ऑफ द कॉक्लिया, कॉक्लिया के बेस में स्केला वेस्टिबुलाई जो होता है वो ओवल विंडो पे खत्म होता है, जबकि स्केला टिम्पैनी जो है राउंड विंडो पे खत्म होता है उसके मिडिल ईयर। यानी मिडिल ईयर से जहां से साउंड वाइब्रेशन अंदर इंटर करता है, यानी कॉक्लिया में मिडिल ईयर से, ध्यान से बात सुना, कॉक्लिया में मिडिल ईयर से जहां से साउंड वाइब्रेशन अंदर इंटर करता है वो ओवल विंडो है, और जहां से वाइब्रेशन बाहर रिलीज होता है वो क्या है, वो है आपकी राउंड विंडो है। ठीक है। ऑर्गन ऑफ कोटाई कहां होता है, ये बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है 2022 का क्वेश्चन बेटा, कि ये बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होता है, और इसमें कई सारी हेयर सेल्स होती है जिन्हें ऑडिटरी रिसेप्टर सेल भी कहते हैं हम, और ये हेयर सेल जो होती है रो में प्रेजेंट होती है। बेसल एंड हेयर सेल का जो होता है वो बेसिकली एफरेंट नर्व फाइबर जुड़ा होता है। जैसे ये हेयर सेल मूव करेंगी साउंड वाइब्रेशन आएगा, ये हेयर सेल मूव करेंगी, उससे क्या होगा, उससे इनमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को चेंज करेंगे और करंट को ये जनरेट करेंगे आपके। तो कई सारे इन्हें हम देखते हैं, कई सारे स्टीरियोसीलिया, यानी जो साउंड वाइब्रेशन को फील करने के लिए कई सारे बाहर उभार होते हैं, स्टीरियोसीलिया होते हैं, वो इन हेयर सेल्स पर ऊपर की तरफ पाए जाते हैं। देखो गौर से, अब बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूं आपको मैं। मैंने कहा ये स्केला वेस्टिबुलाई है बेटा, ठीक है। चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है वो रीसनर मेम्ब्रेन है। इसमें देखो, आप देख रहे हो, आप एरो ध्यान से देखिए, एरो रीसनर मेम्ब्रेन, स्केला वेस्टिबुलाई, ठीक है ना। फिर आप देख रहे हो नीचे वाला स्केला टिम्पैनी, और देख रहे हो आप बेसिलर मेम्ब्रेन। तो इसी बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर तुमको ऑर्गन ऑफ कोटाई दिखाई पड़ रहा है, देखो आप, है ना। और जहां ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट है वो जगह क्या है, वो है स्केला मीडिया, एंडोलिम भरा होगा, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ठीक है ना। और ऑर्गन ऑफ कोटाई है, और इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन दिखाई पड़ रही है आपको, जो जिसे क्या बोल रहे हैं, टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, ठीक है। एक टेक्टोरल मेम्ब्रेन आपको ऑर्गन कोटाई के ऊपर आपको ये दिखाई पड़ रही है, ठीक है ना। क्लियर, देखो ध्यान से ना। तो ये जो डायग्राम है बेटा, जो कॉक्लिया का सेक्शनल व्यू है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। और आपसे जो पूछेंगे वो पूछेंगे बेसिकली मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। एक्स क्या है, वाई क्या है, ठीक है। इन मेम्ब्रेन को पहचानिए, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे वो, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एग्जाम का मेम्ब्रेन के बारे में आपसे पूछेंगे तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। इन हेयर सेल्स के ऊपर आपको एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन देखने मिलती है, टेक्टोरल मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर ईयर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम और पाया जाता है, उसको हम वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं। और ये वेस्टिबुलर एपरेटस होता है वो बॉडी बैलेंस को बनाए रखने में रोल प्ले करता है। ये कॉक्लिया से ऊपर लोकेटेड, अबव द कॉक्लिया से ऊपर होता है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती हैं उनसे जुड़ा होता है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, उससे इसका कनेक्शन होता है, कंपोज ऑफ द 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड द ऑटोलिथ यानी कुछ बारीक बारीक कण होते हैं, जो कण होते हैं स्टोन होते हैं। ये स्टोन का बैलेंस जो होता है ना, ये बॉडी में सोचो, इतनी बड़ी हमारी बॉडी होती है, उसको स्टोन का बैलेंस जो होता है, छोटे छोटे कण होते हैं, वो बैलेंस में रहेंगे ना तो बॉडी सीधी खड़ी रहेगी, ठीक है। आप देखोगे एक बहुत छोटा सा टूल होता है, कभी देखना, बहुत छोटा सा एक टूल होता है जो अक्सर आपको देखने, मेरे पास यहाँ पे है नहीं है, मैं आपको दिखाता। छोटा सा टूल होता है जो आपको अक्सर देखने मिलेगा किसमें, जो इससे आप देखोगे कभी कारीगर लोग काम करते हैं, फर्श बनाते हैं, तो फर्श पे रखते हैं वो, तो देखते लेवल चेक करते हैं। पानी का बबल होता है, बीचों बीच रहता है उसमें। आप जब ट्राइपॉड लगाते हो ना, कैमरे का ट्राइपॉड में भी होता है ऐसा कि एक बबल होता है बीच में, ऐसे एक फ्लूइड भरा होगा, फ्लूइड में बीच में निशान होगा, और बबल यदि उस निशान पे आ गया आपका तो मतलब बीचों बीच, ठीक मिडिल पोजीशन में वो, ठीक है, ठीक मिडिल पोजीशन में वो प्रेजेंट है, ऐसा मालूम चलेगा हमको, ठीक है ना। तो होता क्या है बेटा कि हम क्या देखते हैं कि हमने आपसे कहा कि ये बबल है, ठीक बीच में बबल आया यहाँ पे, तो हमने कहा मिडिल टिल्ट होगा तो बबल ऊपर चला जाएगा, है ना। तो समझ लो आपकी बॉडी पोजीशन में भी ऐसे कुछ पार्टिकल्स है जिनका बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो वेस्टिबुलर एपरेटस क्या करता है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल और ऑटोलिथ होता है अपना, और ये जो है इसके और जो है वो ये इससे बना होता है, ठीक है। मैकुला इज सेंसरी पार्ट ऑफ सेक्यूल। सेक्यूल मतलब होता है सेमी सर्कुलर कैनाल के लास्ट में जो होता है एक फूला हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है हमको, दैट इज दी सेक्यूल, ठीक है। तो सेक्यूल और यूट्रिकल जो होते हैं बेटा, ये इसके अंदर आपको एक सेंसरी पार्ट होता है, इसे मैकुला बोलते हैं हम, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो 3 होती है, तीनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होती है, ठीक है, एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होती है। द मेम्ब्रेनस कैनाल आर सस्पेंडेड इन दी पेरिलिम्फ ऑफ दी बोनी कैनाल। ये मेम्ब्रेनस कैनाल जो होती हैं इनमें जो है वो बेसिकली इनके अंदर क्या होता है, इन सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी बेटा, और ये बेसिकली पेरिलिम्फ में डूबा होगा, ठीक है।
इन कैनाल ने सेमीसर्कुलर कैनाल का निचला हिस्सा जो है फूला हुआ होता है, उसे एम्पुला कहते हैं, ठीक है, एम्पुला क्रिस्टलिस एम्पुला कहते हैं इसको हम, और इसमें एक उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं। तो अभी आपको जो है बहुत डिटेल में नहीं जाना है, आपको टर्मिनोलॉजी याद रखना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जो बच्चे सीधा क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, डोंट गो इन डिटेल में मत जाइएगा, सीधा टर्मिनोलॉजी याद रखिएगा। और जो रेगुलर बैच के बच्चे हैं तो बेटा मैंने आपको डायग्राम बना के अच्छे से बताया भी हुआ था कि क्या होता है आपका एम्पुला, क्या होता है क्रिस्टा एम्पुलरिस, ठीक है ना बेटा, क्या होते हैं सेक्यूस यूट्रिकल, वो आपको याद रखना है। तो अभी इतना याद रखना आपको कि जो सेमीसर्कुलर कैनाल होती है उसका बेसल पोर्शन जो होता है वो फूला हुआ होता है, उसे एम्पुला कहते हैं, और इसमें एक उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है आपको, उसे हम क्रिस्टा एम्पुलरिस कहते हैं, उसमें हेयर सेल पाई जाती है। सारा खेल इसी बात का है कि ये हेयर सेल जो है बॉडी बैलेंस को सेंस कर लेती हैं, ठीक है, ठीक है। सेक्यूल और यूट्रिकल से एक प्रोजेक्टिंग रीजन दिखाई पड़ता है, मैक्यूला कहते हैं। क्रिस्टी और मैक्यूला जो होते हैं इनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के लिए, जो बॉडी के बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं उठ के, मतलब ओटोलिथ पार्टिकल। इसीलिए क्या होता है जब कोई व्यक्ति को बार बार चक्कर आ रहा होता है ना, तो हम लोग उसको एक दिशा ऐसे एप्लेस मैन्यूर यूज करते हैं, एक करवट लेटाते हैं, ठीक है, सिर को टिल्ट करने को बोलते हैं, फिर धीमे से उसको उठाते हैं और उसको पोस्चर चेंज करने को बोलते हैं, ठीक है। तो सेमीसर्कुलर कैनाल में क्या होता है, बारीक बारीक कण कई बार फंस जाते हैं, तो उससे बार बार चक्कर आ रहा होता है आदमी को। तो कई बार सिंपल से प्रोसेस से, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, सिंपल से प्रोसेस से वर्टिगो की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ईएनटी डॉक्टर, ठीक है ना। नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी जानता है एप्लेस मैन्यूर क्या होता है, ठीक है, आप गूगल करोगे आपको मिलेगा एप्लीज मैन्यूर क्या होता है, ठीक है। फिर तो हमारे बॉडी, तो मैंने आपसे कहा, तो अब आपको कुछ चीजें याद रखना बेटा, इस पूरे इसमें आपको याद रखना है कि आपका जो टेक्टोल मेम्ब्रेन कहाँ होती है, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन है। अब देखो बेटा, जिसे हमने आपसे कहा था, डायग्राम देखा था हमने एक डायग्राम, देखो ये टेक्टोल मेम्ब्रेन को देखा हमने पे, तो हम ये समझ गए कि अभी हम जो है अब देखो एनसीईआरटी में, हालांकि हमने रेगुलर क्लास में जो है सेमीसर्कुलर कैनाल सब चीजों को समझा हुआ हमने अच्छे से, परंतु एनसीईआरटी में ये सब इमेजेस नहीं रखी हैं। तो जो हमने क्लास में इमेजेस देखी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए देखी हमने, परंतु एग्जाम में जो इमेज आएगा बेटा वो आएगा आपका एनसीईआरटी का इमेज आने की संभावना होती है, ठीक है, 99%, ठीक है, क्लियर। रेगुलर क्लास में जो पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसके बगैर हम चीजें आगे पीछे, अब जैसे एनसीईआरटी में लिखा ना, तो उसमें आपको बहुत सारा यहाँ पे इट्स एक अकेले वेस्टिबुलर एपरेटस को समझने के लिए 15 से 20 मिनट का वक्त चाहिए, 1 घंटे का वक्त चाहिए, एक लेक्चर चाहिए उसके लिए। नॉर्मली क्रैश कोर्स में तो पॉसिबल नहीं है। तो अब इसलिए हम बिल्कुल की वर्ड पे बात करेंगे कि इनर ईयर में एक और कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसे वेस्टिबुलर एपरेटस कहते हैं, कॉक्लिया के ऊपर तरफ होता है, ये सेमीसर्कुलर कैनाल और ओटोलिथ से बना होता है। सेमीसर्कुलर कैनाल एक दूसरे से राइट एंगल में होती है, और इनके अंदर भी एक मेम्ब्रेनस कैनाल होती है जो पेरिलिम्ब से घिरी होती है। कैनाल का निचला हिस्सा फूला हुआ था, एम्पुला कहते हैं, उसमें आपको जो है वो क्रिस्टा एम्पुलरिस एक फूला हुआ उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है, इसमें हेयर सेल होती है, ठीक है। सेक्यूल और यूट्रिकल फूला हुआ है, यूट्रिकल मतलब एक खाली जगह होती है, सेक्यूल फूला हुआ जगह होता है। ये इनमें एक प्रोजेक्टिंग उभरा हिस्सा होता है, मैक्यूला कहते हैं हम। क्रिस्टा और मैक्यूला जो होते हैं उनमें स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं वेस्टिबुलर एपरेटस के, ठीक है, ठीक है, जो कि बॉडी बैलेंस को पोस्चर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब आप सुनते कैसे हो, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप साउंड वेव, एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव आती है, साउंड वेव ईयर ड्रम से टकराती है, ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट को ईयर ऑसिकल के थ्रू ओवल विंडो को देते हैं, ओवल विंडो में वाइब्रेशन होता है, ओवल विंडो से ये जाता है कॉक्लिया के फ्लूइड में आता है, कॉक्लिया के फ्लूइड में जो है वेव्स बनने लगती हैं, और इस वेव के चलते क्या होता है, बेसलर मेम्ब्रेन हिलने लगती है, बेसलर मेम्ब्रेन हिलने लगेगी, उसमें वेव्स आएंगे, तो उससे हेयर सेल बेंड करेंगी, हेयर सेल बेंड करेंगी तो हेयर सेल टेक्टोरल मेम्ब्रेन ऊपर प्रेजेंट है, अंदर हेयर सेल बेंड करेंगी, उससे क्या होगा, उससे होगा कि यहां पे जो जुड़े हुए जो एफरेंट न्यूरॉन है उनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में परिवर्तन आएगा, वो डिपोलराइज कर जाएंगे। जैसे वो डिपोलराइज करेंगे तो नर्व इंपल्स जनरेट करेगी, और ऑडिटरी नर्व से उसको हम भेज देंगे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में भेज देंगे, जहां पर ब्रेन इसको महसूस करेगा कि क्या सुना है आपने, ठीक है, साउंड को महसूस करेगा, ये सुनने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, दैट्स ऑल। 1 घंटा 42 मिनट में हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सारे कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किया हमने, ठीक है, हमने समझा और हमने सेंस ऑर्गन में देखा, सब देखा हमने। तो हमने पिछले 1.25 घंटे में हमने पूरा नर्वस सिस्टम, तो एनसीईआरटी में आपको अब अच्छे से बेटा इमेज देखना, ठीक है, जो मैंने तो आपको इमेज दिखा दिया, पर आपके जो की नोट्स हैं, आपके की नोट्स के अंदर जो है वो उसमें आपके जो है
जो इमेजेस मैंने पूरे एक साथ डाले हुए एक पेज के अंदर, उनको ध्यान से देखिएगा। ये सब लास्ट मिनट रिवीजन के लिए है कि प्लीज रिमेंबर कि ये कीनोट्स को कम से कम 3 बार पढ़ना है आपको ध्यान से, ठीक है ना। फिर टीचर टॉट इंटरेक्टिव पेज जो है बेटा आपका इंटरेक्शन वाला पेज है, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है ना। क्लियर? तो चलिए यहां पर हमारा जो है वो नर्वस सिस्टम पूरा होता है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना। ईमानदारी के साथ बोलूं तो बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस होना चाहिए, पर भैया क्रेश कोर्स है, यदि हम उतना डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको पढ़ने टाइम कहां से मिलेगा। इसलिए मैंने सारे कोर पॉइंट, कोई भी चीज मैंने एनसीईआरटी की नहीं छोड़ी, सब बताया। कीनोट्स पूरा डिस्कस हुआ है आपका, ठीक है ना बेटा, है ना। ठीक, जिन बच्चों को ईयर और आई बिल्कुल समझ में नहीं आता है बेटा, तो रेगुलर क्लास के लेक्चर में जाकर एक बार देख लेना, वो टाइम का वेस्टेज नहीं होगा, वो टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है बच्चे। मिले अगली बार, चलो अगली बार मिलते हैं, बाय बाय। पढ़ना।